नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो है वो अपने पुस्तक के अध्ययन में जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा जो है वो देरी हो गई थी, इस वजह से मैं भी थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि भाई समय पर क्लास नहीं मिल पाई थी। आप लोगों के रेगुलर कमेंट भी आ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम, जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले एग्ज़ाम जो भी रहेंगे उनसे पहले मैं आपको करवा दूंगा। अगले 5-7 दिन जो है वो मुझे दीजिए। 5-7 दिन के अंदर अंदर आपका जो है वो इस बुक का पूरा अध्ययन जो है वो विद करेक्शन में आपको करवाने वाला हूं। यानी कि कोई भी अगर मिस्टेक है छोटी मोटी तो वो भी अपन साथ साथ देखते हुए चल ही रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता ही रहा हूं कि भाई इस बुक के अंदर अपने को यहाँ पर करेक्शन करना है, यहाँ पर ये करेक्शन करना है। तो अगर छोटे मोटे कोई भी बाई मिस्टेक अगर रह भी गए हैं, क्योंकि मानवीय भूल हो सकती है, इस वजह से उसमें अपन वो करेक्शन भी करते हुए चलेंगे। और बाकी अपनी पुस्तक का जो यूट्यूब के ऊपर निःशुल्क अध्ययन है वो अपन यहाँ पर कर रहे हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25, बजट 2025-26, और उसमें ही आज अपन #5 यानी कि 5वें नंबर की अपनी क्लास है, जिसमें हम अध्याय 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो है आपके बुनियादी संरचना से संबंधित, यानी कि जो आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जुड़ा हुआ ये आपके टॉपिक रहने वाला है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन, यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर का नाम है आपके रामबाण पुस्तक, जिसका अपन निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आज बेसिक जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली इस चैप्टर के अंदर जो अपने को पढ़ने को मिलेगा उसमें हम बात करेंगे ऊर्जा की, जो महत्वपूर्ण है। अपन बात करेंगे सड़क की। ये दो ऐसे पोर्शन आपके हैं जो भी आपके एग्जाम होते हैं उन सब में अगर आपके परिवहन का टॉपिक लिखा हुआ है तो सड़क से प्रश्न आएगा। अगर आपके सिलेबस के अंदर अगर ऊर्जा लिखा हुआ है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, तो आपके ऊर्जा से प्रश्न आएगा। इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंकड़ों के दृष्टिकोण से। जैसा कि जो है वो आप लोग जो है वो किताब मेरे हिसाब से लेकर आगे होंगे। अगर आप लोग नहीं लेकर आए हैं तो किताब लेकर आ जानी है। ये अपनी पुस्तक है जो कि आर्थिक समीक्षा, यहाँ पर ये इमेज भी लगाई हुई है, जो कि तीसरा संस्करण है अपने आर्थिक समीक्षा का। 130 रुपये की आपको किताब पड़ेगी। इसी किताब का जो है वो इंडेक्स अगर आप खोलेंगे, पेज नंबर 2 के ऊपर आपका इंडेक्स लिखा हुआ है, जो कि आपके सामने यहाँ पर भी पूरा का पूरा आ जाता है। इस इंडेक्स के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि हमने जो है वो क्या क्या चीजें इसमें पढ़ी है। केंद्रीय बजट 2025-26 अपन ने पढ़ लिया है। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 अपन पढ़ चुके हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा और बजट का जो सामान्य ज्ञान है या फिर सामान्य जानकारी है वो हमने देख चुके हैं। और अध्याय 1 बदलता हुआ राजस्थान, आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक जो वित्त है, ये भी हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो अपन करने वाले हैं अध्याय 2 की हम बात करेंगे, जिसका नाम है बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी अपन शुरुआत करेंगे। आप पुस्तक के अंदर पेज नंबर 31 से लेकर पेज नंबर 42 तक जा सकते हैं। वहां पर आपको ये पुस्तक के अंदर जो है वो चैप्टर मिल जाएगा। पेज नंबर जो 31 है उसके ऊपर आपके अध्याय 2 बुनियादी संरचना से मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन, स्पेशली यह आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ चैप्टर है। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसकी हम शुरुआत आज यहाँ पर करने वाले हैं। अध्याय 2 जो है वो अपना रहने वाला है आज। अगर आप लोग इसी अपने आर्थिक समीक्षा और बजट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। साथ में आपको एक टेस्ट सीरीज जो है वो भी इस कोर्स के अंतर्गत दी जा रही है। तो अगर आप डिटेल के अंदर भारत और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25, बजट 2025-26 पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको प्रिंटेबल नोट्स भी दिए जा रहे हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको प्रिंट करने के लिए नोट्स मिल रहे हैं और साथ साथ में आपको एक टेस्ट सीरीज दी जा रही है जो कि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। और यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल क्या है, आपके लिए फ्री रहने वाली है। 199 के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। वर्तमान समय में 25% का डिस्काउंट चल रहा है। VSR01 अगर आप कूपन कोड डालेंगे तो यही पूरी की पूरी आर्थिक समीक्षा और बजट डिटेल के अंदर, और साथ में आपको एक टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी जिसमें से आप प्रश्नों की जो है वो तैयारी कर सकते हो। वैसे अपने जो है वो किताब के पीछे भी आपको प्रश्न दिए हुए हैं। ग्राम विकास अधिकारी जो आपके वीडियो भर्ती है 2025, उसके अंदर जो है वो आपके इकोनॉमिक जो है वो राजस्थान की इकोनॉमी पूछी गई है और उसी का ही आपके राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन 30 अंकों के साथ में लिखा हुआ है। उसको भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई सर हमने ये वाला कोर्स ले लिया है आर्थिक समीक्षा वाला, तो क्या हमें ये लेने की आवश्यकता है क्या? भाई ये वाला जो कोर्स है ये थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसमें भी कई सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये वाला जो कोर्स है ये स्पेशली आपके इस सिलेबस, जो ये सिलेबस लिखा हुआ है इसके ऊपर डेडिकेट है पूरी की तरह से। इसलिए ये ऑनलाइन वीडियो कोर्स आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको तो पढ़ना ही है अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो। इसमें भी आपको प्रिंटेबल जो नोट्स है वो दिए जा रहे हैं। 199 के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है 21% का, VSR01 अगर आप कूपन कोड लगाएंगे तो। ठीक है, बाकी अपनी पुस्तक तो है ही, इसी जो आपके कोर्स है इसी कोर्स की एक पुस्तक है। अगर आप चाहें प्रिंटेबल नोट्स प्रिंट करवाने में अगर उतना खर्चा आ रहा है तो मात्र 80 रुपये के अंदर जो है वो आपके क्लास नोट्स के रूप में जो है वो आपको पुस्तक भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जो 30 अंकों को कवर करेगी। जिस दिन वीडियो का एग्जाम होगा तब आप खुद देख लीजिए कि अपनी पुस्तक में से कितने प्रश्न आए हैं, क्योंकि पिछली बार हमने जब ये पेपर दिया था तो हमें पता था कि ये वाला मटेरियल कहाँ से पूछा गया है, क्योंकि बहुत
ज़्यादा जो है वो चुनौतीपूर्ण है ये, क्योंकि कई सारे जो आपके किताबें मिली है मार्केट के अंदर निकली है, उनके अंदर जो है वो आपके सिलेबस से जो है वो इर्द गिर्द की चीज़ें दे रखी है, जो सिलेबस के अंदर होना चाहिए वो चीज़ उसमें नहीं है। ज्योग्राफी के भी टॉपिक डाल रखे हैं या फिर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं तो उनको बहुत विस्तृत रूप में दे रखा है, उतनी आवश्यकता नहीं है। केवल 100 पेज के अंदर अपनी ये पुस्तक है और 100 पेज के अंदर मैं गारंटी लेता हूं कि आपके जो प्रश्न है वो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। इसी पुस्तक में पीछे PYQ भी दे रखे हैं, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि भाई जो पुस्तक के अंदर मैटर दे रखा है उसी के अनुसार जो है वो चीजें पूछी गई है। अध्याय 2 जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 जो आपकी पुस्तक में है, पेज नंबर 31 के ऊपर आप चले जाइए। हमारे जो है वो पुस्तक का अध्ययन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऊर्जा की। ऊर्जा की हम बात करेंगे संचालित अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण, यानी कि इसके अंदर जो है वो आपके राजस्थान के अंदर जो है वो ऊर्जा जो है वो ऊर्जा बेसिकली किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रोल अदा करती है, क्योंकि ऊर्जा का मतलब हो गया कि सारी की सारी जो इंडस्ट्री है वो ऊर्जा पर आधारित है। ऊर्जा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यटन क्षेत्र, चाहे आप सेवा क्षेत्र में भी चले जाओ, तृतीय क्षेत्र में, तो भी ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके बिना जो है वो सेवा क्षेत्र अटक जाता है, बिना ऊर्जा के जो है वो द्वितीय क्षेत्र भी अटक जाता है, और कुछ कुछ हद तक प्राथमिक क्षेत्र भी ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है उसके रीढ़ हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके रूप में ऊर्जा जो है इसको अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो कहा जाता है। राजस्थान के अंदर अपन जो है वो ऊर्जा की चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। जो भी आंकड़े आपको मिलेंगे वो सारे के सारे दिसंबर 2024 तक के अपडेट मिलेंगे, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में दिसंबर 2024 जो है वो आपके कवर किया गया है ऊर्जा के लिए, और मार्च 2025 तक जो है मार्च 2024 तक जो है वो आपके सड़कों को कवर कर रखा है। देखिए, सबसे पहले आपकी एक लाइन लिखी हुई है, वर्ष 2030 तक कृषि क्षेत्र की जो ऊर्जा की मांग है उसके अंदर कम से कम कितनी प्रतिशत जो है वो आपके पूरी कर दी जाएगी, तो 50% जो ऊर्जा है वो हम सौर ऊर्जा से पूरा करेंगे। ये सरकार ने जो है वो इसके अंतर्गत वादा किया है। जो जो अपडेट रहेंगे वो चीजें मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। अगला पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता, यानी कि राजस्थान के अंदर जो है वो इको सर्वे में बताया गया कि हमारे पास में कितनी ऊर्जा जो है वो स्थापित हो रखी है, हम कितना उत्पादन जो है वो कर रहे हैं। तो मार्च 2024 तक हमारे पास में क्षमता थी 24,000 आपके 783 मेगावाट, और उसके अंदर अगर हम बात करें तो दिसंबर 2024 तक, अब यहाँ पर एक आपको छोटा सा करेक्शन करना है। यहाँ पर आप किताब में भी देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके जो है किताब के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके कितना 25 यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, ये जो है वो 26 होना चाहिए। यहाँ पर ये बाई मिस्टेक जो है वो 25 लिखा हुआ है, ये आपके 26 होना चाहिए, क्योंकि ये 26 है। एक मिनट, ये यहाँ पर आपके करेक्शन होना चाहिए, ये 26 है, या फिर इसको अपन एक काम करते हैं, चलिए अपडेट करके, ये कितनी है 26,325.19 मेगावाट। ये आपके जो है वो ऊर्जा की इसमें क्या हो जाएगी, अधिष्ठापित क्षमता हो जाएगी, क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो बाई मिस्टेक यहाँ पर गलती हो रखी है, बाकी किताब में आपके एकदम सही है। 26,325 जो है वो मेगावाट है। पिछले साल से इस बार के अंदर अगर हम जाएंगे तो वृद्धि होती है 4.08% की। ये ऊर्जा के अंदर मार्च 24 से आपके दिसंबर 24 तक वृद्धि है। आपको ये वाला आंकड़ा याद रखना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर चूंकि 0.19 याद रखो कि नहीं रखो इतना जरूरी नहीं है, आपको ये जरूर याद रखना है 26,325। इसको आप स्पेशली रट लीजिए। 26,325 राजस्थान के अंदर दिसंबर 2024 तक कुल ऊर्जा उत्पादन जो है वो कितना है, तो अधिष्ठापित क्षमता है हमारी 26,325.19 जो है वो हमारी उत्पादन की क्षमता इसके अंतर्गत आती है। अगर आप यहां पर देखोगे तो राजस्थान की जो स्वयं की भागीदारी की परियोजनाएं हैं, यानी कि राजस्थान खुद के दम पर जो है वो कितना उत्पादन करता है, 9,447 मेगावाट कर रहा है। वहीं जो है वो राजस्थान को केंद्र की परियोजना से जो है वो कितना मिल रहा है, तो 3113 मेगावाट, यानी कि 3113 मेगावाट। तो राजस्थान खुद के दम पर तो 9,447 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है, जबकि केंद्र सरकार से हमें विद्युत मिलती है 3,113 मेगावाट। और उसके अलावा यहां पर लिखा हुआ है RREC, RSMML और आपके जो है वो RSS नहीं होना चाहिए, ये यहां पर होगा RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, क्योंकि इसके द्वारा उत्पादन होता है। RRECL के द्वारा होता है, और बाकी जो निजी क्षेत्र के होते हैं उनके द्वारा होता है। अब इसमें एक छोटा सा आपको करेक्शन करना है, ये जो आपको पूरा का पूरा मटेरियल लिखा हुआ है ना, ये आप यहाँ पर कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2023-24 का, ये बाई मिस्टेक जो है वो टाइपिंग जो है वो इसके अंदर एरर था। 2023-24 के जो है ये आंकड़े हैं, ये वाला आपको याद नहीं करने हैं। इन आंकड़ों को मैं अपडेट करके बता देता हूँ। अपने जो ये किताब के अंदर जो चार्ट है उसके अंदर भी आपको वो दे रखा है, तो इसको आपको नहीं लिखना है, आपको जो है वो इनको याद रखना है। ये वाले आंकड़े जो है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको प्रश्न पूछा जाएगा।
तो हमारे टोटल जो है वो ऊर्जा का उत्पादन दिसंबर 2024 तक कितना है, हमने अभी देखा 26,325 मेगावाट है। कितना है, 26,325 मेगावाट है। ये तो हमारा है ऑल ओवर उत्पादन। अगर हम केवल बायोमास की बात करें, किसकी बात करें, बायोमास की अगर हम बात करते हैं तो बायोमास का जो उत्पादन है वो कितना है। अब आप एक चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे जो बायोमास का उत्पादन है, ये बायोमास का उत्पादन जो है वो कितना है, यहां पर आपके 124 मेगावाट है। कितना है, इनको आप एक बार सारों को याद रख सकते हो। कितना है, 124 मेगावाट। अगर आप किताब में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है तापीय उत्पादन जो है वो 7,830 मेगावाट है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया है। सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो है 5,482 मेगावाट, और पवन ऊर्जा का जो उत्पादन है वो है 4,414 मेगावाट। तो आपको अधिकांशतः जो प्रश्न है वो यही पूछा जाएगा कि बायोमास जो है वो हमारे कितना उत्पादन है, अधिष्ठापी क्षमता सौर ऊर्जा की कितनी है और पवन ऊर्जा की कितनी है। एक तो ये याद रखने हैं, और एक आपको ये 26,325 जो है ये याद रखना है। ये वाली चीज आपको याद नहीं रखनी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर क्या हो गया है आपके, क्योंकि इसमें तो मैंने तो अपडेट करवा दिया है, यहाँ पर तो ये तो अपडेट है, ये तो जो मटेरियल है ये तो अपडेट हो रखा है। लेकिन आप अगर देखोगे तो आपकी किताब के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है, पवन ऊर्जा का 4,359 लिखा हुआ है। तो वो 4,359 नहीं है, वो क्या है अभी मैं आगे बताऊंगा। पवन ऊर्जा का आप कर लीजिए 4,414 मेगावाट कर लेना है, यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बायोमास का जो है वो आपके 109 मेगावाट लिखा हुआ है, वहां पर आप 124 मेगावाट कर लीजिए। और सौर ऊर्जा का आपके लिखा हुआ है 4,010 मेगावाट, उसको आप कर लीजिए 5,482 मेगावाट, ठीक है ना। ये आप करेक्शन जो है वो जरूर कर लेना है, ये आपको क्या करना है, अपडेट करना है। थोड़ा सा ये यहाँ पर जो है वो आपके टाइपिंग मिस्टेक था, इसलिए इसको अपडेट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर मैंने वापस भी आपको बता दिया है कि भाई आपके कितना कितना बायोमास है, सौर ऊर्जा है या फिर पवन ऊर्जा है, ठीक है। तो ये आपके जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर बायोमास लिखा हुआ नहीं था तो वो मैंने इधर भी लिख दिया है। एक चीज आपको याद रखनी है, दिसंबर 2024 तक हमारी जो टोटल अधिष्ठापित क्षमता है, उस क्षमता का कितना प्रतिशत जो है वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है ये हमारी कुल अधिष्ठापित क्षमता का 37.59% है। इस टोटल का जो है वो 37.59% कौन है, केवल सौर और पवन ऊर्जा, ये दो ऊर्जा जो है ये हमारी 37.59% आता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, ठीक है। अब आता है अपने प्रसारण तंत्र प्रणाली। प्रसारण तंत्र का मतलब हो गया कि हमारे जो है वो जो बिजली उत्पादन हो रही है उसको किस प्रकार से प्रसारित किया जाएगा, उसको किस प्रकार से बिजली घर तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि बिजली का जो यहाँ पर उत्पादन होता है उसको तो बोलते हैं उत्पादन का केंद्र, वहां से वो जाती है छोटे छोटे बिजली घरों के पास में, उसको बोला जाता है प्रसारण। प्रसारण, ठीक है ना, ध्यान रखना है। जहां पर उत्पादन हो रहा है वहां पर तो कहलाएगा विद्युत का उत्पादन, ठीक है। जहां पर वो बिजली घर में जाएगा छोटे छोटे में, वो क्या कहलाएगा, प्रसारण। और इन छोटे छोटे बिजली घरों से जो घरों के अंदर जाने वाली है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वितरण। तो तीन शब्द स्पेशली याद रखने हैं। विद्युत का उत्पादन का मतलब है जहां पर उत्पादन हो रहा है, प्रसारण का मतलब है छोटे बिजली घर में जाना, और वितरण का मतलब है बिजली घर से घरों के अंदर जाना। तो तीन शब्द है, उत्पादन, प्रसारण और वितरण। जब हम प्रसारण तंत्र की बात करते हैं, यानी कि यहां से यहां तक की अगर हम बात करते हैं, तो राजस्थान के अंदर जो है वो आपके एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, EHV का मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, यानी कि हाई वोल्टेज के जो प्रसारण नेटवर्क है हमारा, जो PPP मॉडल के ऊपर आधारित है, वो लगभग हमारा 44,638 किलोमीटर का है। और ऑल ओवर हमारा टोटल प्रसारण जो नेटवर्क है वो 2016 से 2024 तक जो है वो हमारे वृद्धि हुई है कितनी, 23.72% की वृद्धि है हमारे प्रसारण के नेटवर्क के अंदर, ऑल ओवर की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2020-21 से 2023-24 तक वार्षिक जो वृद्धि दर रही है, कहां से कहां तक, 2020-21 से 2023-24 तक जो हमारे वृद्धि रही है किनके अंदर, आपके ऑल ओवर ऊर्जा की बात करें 4.08% की है, जैसा मैंने यहां पर आपको बताया है, ठीक है। सौर ऊर्जा में है 20.57% की, और पवन ऊर्जा के अंदर है आपके 5.30% की। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको स्पेशली याद रख सकते हैं, ये काम की चीज है भाई साहब, इसको जरूर ध्यान रखना है कि हमारे वृद्धि जो है वो कितनी कितनी है वार्षिक 2020-21 से 2023-24 तक, ठीक है। तो ये आपके आंकड़ों वाली जो है वो चीजें आ गई है। आपको छोटा सा करेक्शन क्या करना है, एक करेक्शन आपको यहां पर करना है कि यहां पर जो आपके यहां पर ये वाली चीज लिखी हुई है 13,763 मेगावाट, वो ठीक है, लेकिन ये जो आपके उत्पादन है इसमें आपको यहां पर क्या करना है, सबसे ऊपर आपके पवन ऊर्जा लिखी हुई है उसमें 43,59 है, उसकी जगह पर आप 44,14 कर लेना है। बायोमास जो है वहां पर आपके 109 है, उसकी जगह 124 कर लेना है। उसके बाद में सौर ऊर्जा 4,010 है, वहां पर आपको 5,482 मेगावाट कर लेना है। और तापीय या फिर जल विद्युत जो है वो 3742 है, ये एकदम आपके सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन तीन के अंदर आपके अपडेट होगा, ठीक है।
और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बायोमास नहीं लिखा हुआ, तो वो मैंने उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सौर ऊर्जा जो है वो 5482 एकदम सही है, पवन ऊर्जा भी 44 जो है वो 14 सही है। यानी कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए थी, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है वो टाइपिंग एरर की वजह से। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी एकदम सही है। आगे अगर हम चलते हैं तो राजस्थान के अंदर जो है वो ऊर्जा की उपलब्धता और अगर उसके उपभोग की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर ऊर्जा की जो उपलब्धता है वो 2020-21 के अंदर 8,561 करोड़ यूनिट हुआ करती थी। 2023-24 के अंदर यह आपके 10,948 यूनिट हो गई। यानी कि हमारे जो ऊर्जा की उपलब्धता है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 27.87% की हमारे ऊर्जा की उपलब्धता के अंदर वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। जबकि राजस्थान के अंदर उपभोक्ताओं की संख्या जो है वो 196.22 लाख है। यानी कि राजस्थान के अंदर 2.94% की उपभोक्ताओं में वृद्धि हुई है और लगभग आपके 27.87% की हमारे जो है वो किसके अंदर उपलब्धता के अंदर जो है वो वृद्धि देखने को मिलती है। अभी हम बात करते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2024 तक जो है वो कितना कितना विद्युत की बात की गई है। तो एक तो ये लाइन जरूर याद रखना है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो कितने घरों को कितने गांवों के अंदर जो है वो विद्युतीकरण किया गया है। 43,965 गांव हैं जिनके अंदर राजस्थान सरकार विद्युतीकरण कर चुकी है, यानी कि वहां तक विद्युत पहुंचा चुकी है 43,965 पर। बाकी ढाणियों वाला आपको नहीं पूछा जाएगा इतना, 1.14 लाख ढाणियों में गया है। और अगर हम ग्रामीण घरों की बात करें तो 108.09 लाख ग्रामीण घरों तक विद्युतीकरण गया है। कृषि कनेक्शन जो है ये हमारे कितने हैं, दिसंबर 2024 तक कृषि कनेक्शन 72,373, यानी कि 72,373 जो है वो हमारे क्या हो गया है, कृषि कनेक्शन दिया गया है। किसानों को टैरिफ अनुदान जो है 22,755 करोड़ है, जिसके अंदर छूट दी गई है उनको, यानी कि बिल माफ किए गए हैं, वो इतना नहीं पूछा जाएगा। अब हम एक एक चीज की बात करेंगे। यहाँ से राजस्थान में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सौर ऊर्जा की जो है वो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए सौर ऊर्जा के अंदर अगर हम बात करें, ये एक एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सौर, पवन और बायोमास ये तीन तो पूछा जाता है। सौर ऊर्जा के अंदर एक क्षेत्र लिखा हुआ है आपके सामने SEEZ, तो आप चाहो तो इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो। S का मतलब है सोलर, फिर है एनर्जी, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, यानी कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा है, उसको कहा जाता है सीज क्षेत्र। RS मेंस 2016 में ये पूछा हुआ है। तीज क्षेत्र जो है वो उसके अंदर राजस्थान के 3 जिले आते हैं, एक आता है जैसलमेर, एक है बाड़मेर और एक आता है आपके जोधपुर। तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के जहां पर जो सूर्य का तापमान है एक साल के 365 दिनों में से 325 दिन से भी अधिक यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा गिरता है। इसीलिए यहाँ पर हमारे क्या है, सबसे ज्यादा संभावना है सौर ऊर्जा की, इसीलिए इसको सीज क्षेत्र या फिर सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। 142 गीगावाट है। कितनी है, 142 गीगावाट हमारे सौर ऊर्जा की क्षमता है। अगर हम पूरे राजस्थान के अंदर सोलर प्लांट लगाना चाहें, सोलर पार्क लगाना चाहें, तो हम राजस्थान के क्षेत्रफल में से 142 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। यानी कि इतनी हमारे पास में क्या है, क्षमता है। क्या है हमारे पास में, क्षमता जो है वो इतनी हमारे पास में देखने को मिलती है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर जो है वो सौर ऊर्जा के प्लांट कितने लगा दिए गए हैं, राजस्थान में दिसंबर 2024 तक 22,676 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। अब एक चीज हमने अभी अभी देखी थी कि सौर ऊर्जा जो है इसका उत्पादन हमारे कितना है, सौर ऊर्जा का उत्पादन है 5,482 मेगावाट। कितना है, 5482 मेगावाट। कितना है, 5482। तो वो मैं साथ साथ लिख सकता हूं, उत्पादन कितना है, 5482 मेगावाट। अब देखो यहां से आपके सामने 3 आंकड़े आए हैं, तीनों को अलग अलग समझ लेना है अच्छे से। तीज क्षेत्र की इतनी दिक्कत नहीं है। राजस्थान, आपको पहला प्रश्न पूछेगा राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है। अगर क्षमता पूछ लिया जब तो 142 गीगावाट है। यहां पर बात किस चीज की हो रही है, क्षमता की। दूसरा प्रश्न पूछेगा राजस्थान में कितने सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, तब आपको आंसर देना है 22,676 मेगावाट। और तीसरा प्रश्न पूछेगा राजस्थान में सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो कितना है, तब आपको आंसर देना है 5482 या 5,482 मेगावाट। तो 3 अलग अलग प्रश्न होते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा की क्षमता, दूसरा आएगा आपके संयंत्र स्थापना
स्थापना और तीसरा आएगा आपके उत्पादन। सेम इसी प्रकार से आपको जाना है किसमें, पवन ऊर्जा के अंदर जाना है। किसमें जाना है, पवन ऊर्जा के अंदर आपको यहां से जाना है। लेकिन इससे पहले आप एक चीज और याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, कि भाई भारत सरकार जो है उन्होंने लगभग 500 जो है 2030 तक जो है 2030 तक 500 गीगावाट जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा की लक्ष्य रखा है। भारत सरकार जो है उसने कहा है कि हम 2030 तक किसका लक्ष्य है, भारत सरकार का, ठीक है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा विशेष रूप से जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आती है, वो लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है 500 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा का। वहीं अगर हम बात करें तो इस नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर जो है वो लगभग जो है वो आपके 115 गीगावाट नवीकरणीय के आसपास जो है वो भारत सरकार ने इसमें टारगेट रखा है। चूंकि जो है वो राजस्थान सरकार का जो लक्ष्य है वो 2030 तक कितना रखा गया है कि ये भारत सरकार का है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान सरकार ने जो है वो लक्ष्य रखा है कितना, राजस्थान सरकार ने दो अलग अलग लक्ष्य रखे हैं। एक तो रखा है आपका 115 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का, जिसके अंदर स्रोत जो है या फिर संयंत्र जो है इनकी स्थापना करेंगे। और प्लस के अंदर राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम 10 गीगावाट जो है वो हम ऊर्जा का भंडारण की क्षमता भी विकसित करेंगे, ऊर्जा के भंडार की। ये 2-3 चीजें याद रखना है, वो एक्स्ट्रा बता रहा हूं। यानी कि भारत सरकार ने कहा है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करेंगे, तो राजस्थान सरकार ने कहा कि हम 115 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा करेंगे। साथ में हम 10 गीगावाट के ऊर्जा के भंडारण की क्षमता भी विकसित कर लेंगे कि 10 गीगावाट की ऊर्जा हमारे पास में एनी टाइम स्टोर भी रहे, ये हम जो है वो क्षमता विकसित कर लेंगे। ठीक है साहब। अब बात आती है किसकी, पवन ऊर्जा की। बात किसकी आती है, आपके पवन ऊर्जा की बात आती है, इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा की जैसे ही पवन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर अनुमानित जो क्षमता है पवन ऊर्जा की, अगर हम 150 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं तो 284 गीगावाट हमारी पवन ऊर्जा की क्षमता है। क्योंकि पवन ऊर्जा बनती कैसे है, पवन चक्की लगती है और उस पवन चक्की से जो है वो पवन चक्की के जो पंख हैं वो घूमते हैं, उससे टरबाइन घूमता है, विद्युत उत्पादन होता है। अगर हम उस पवन चक्की को 150 मीटर की ऊंचाई पर लगाएं तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो हमारी क्षमता कितनी होती है, 284 गीगावाट होती है। लेकिन अगर हम 150 की ऊंचाई पर न लगाकर अगर हम नॉर्मली जो है वो ऊंचाई के ऊपर लगा दें, या फिर राजस्थान में नॉर्मली अगर हम पवन ऊर्जा के जो है वो पवन चक्की लगाते हैं, तब हमारी क्षमता 127 गीगावाट होती है। अब प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ऑप्शन में ये लिखा हुआ रहता है, ये लिखा हुआ रहता है, ये प्रश्नों के अंदर लिखा हुआ रहता है कि राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी है, और ऑप्शन में रहेगा 1,27,000 मेगावाट। तो 1000 मेगावाट में 1 गीगावाट होता है, इसलिए 127 गीगावाट या 1,27,000 मेगावाट राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा की क्षमता है। जिस प्रकार से क्षमता की बात हमने करी थी किसमें, सौर ऊर्जा में 142 गीगावाट की, वैसे यहाँ पर है 127 गीगावाट। और दूसरी क्षमता है जब ऊंचाई जो है वो 150 मीटर की हो जाती है पवन चक्की की, तब 284 मेगावाट हो जाती है। फिर इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो है वो 5209 मेगावाट पवन ऊर्जा के संयंत्र की स्थापना है। अभी अभी हमने सौर ऊर्जा में बात करी कि सौर ऊर्जा के जो संयंत्र स्थापना है वो है 22,676 मेगावाट। सेम इसी प्रकार से जो आपके पवन ऊर्जा के जो संयंत्र की स्थापना है वो कितनी है, 5209 मेगावाट या फिर 5209 जो है वो संयंत्र स्थापना हुई है। जबकि अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, राजस्थान के अंदर संयंत्र की स्थापना है। क्या है, संयंत्र स्थापना। यहाँ पर भी क्या है, संयंत्र स्थापना। लेकिन उत्पादन जो है वो पवन ऊर्जा का अलग है। हमने अभी अभी यहाँ पर देखा था कि 4414 जो है वो हमारे क्या है, 4414 जो है वो हमारे क्या है, पवन ऊर्जा का उत्पादन है। तो अगर आप उत्पादन की बात करोगे तो उस कंडीशन के अंदर उत्पादन जो है वो कितना है, उत्पादन जो है वो कितना है, वो है 4414 मेगावाट। तो तीन चीजें अगेन आपको पवन ऊर्जा में भी याद रखनी है। पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितनी है, 127 गीगावाट या फिर 1,27,000 मेगावाट। लेकिन 150 मीटर की ऊंचाई पे लगाए तो 284 गीगावाट है, पहली बात। दूसरी चीज, संयंत्र स्थापना कितनी है हमारी, यहाँ पर है 22,676, यहाँ पर है 5209, 5,209 मेगावाट। यहाँ पर उत्पादन है 5,482 मेगावाट, यहाँ पर उत्पादन है 4,414 मेगावाट। ठीक है, ये आपके सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में जो आंकड़े वाले प्रश्न पूछे जाएंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगला आता है आपके एक और इंपॉर्टेंट ऊर्जा जिसका नाम है आपके बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा जिसको जैविक द्रव्य भी कहते हैं। बायोमास जो ऊर्जा है ये ऐसी होती है जिसमें वनस्पति का जो कचरा होता है उनको जलाया जाता है और उससे क्या की जाती है, ऊर्जा की जो है वो आपके प्राप्ति की जाती है। राजस्थान के अंदर जो है वो जलाने के रूप में जो आपके वनस्पति काम में ली जाती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं जो RS मेंस 2023-2024
2024 दोनों के अंदर पूछा हुआ है और इसके आपको स्रोत जो है वो जरूर याद रखने हैं। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है। तो राजस्थान के अंदर जो है वो बायोमास जो है उसके ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो है वो किसका उपयोग लिया जाता है। तो इसके स्रोत के रूप में एक होता है गन्ने की खोई, जिसमें गन्ने में से रस निकालने के बाद में जो कचरा बचता है। दूसरा होता है जूली फ्लोरा, जिसको अपन अंग्रेजी बबूल कहते हैं। तीसरा होता है सरसों की तुड़ी, जिसमें से हम सरसों निकाल लेते हैं या रायडा निकाल लेते हैं, फिर जो कचरा बचता है। और एक आता है चावल की भूसी, जिसमें चावल अलग कर लेते हैं, फिर जो कचरा बचता है। ये आपके राजस्थान में बायोमास के क्या है, स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो है वो दिसंबर 2024 तक जो है वो हमारे कितने संयंत्र की स्थापना हो गई है बायोमास की। तो दिसंबर 2024 तक अगर हम बात करें तो इसको याद रख लीजिए। राजस्थान के अंदर जो है अगर आप देखोगे तो आपकी किताब के अंदर भी लिखा हुआ है 128.45 मेगावाट क्षमता के राजस्थान में 14 संयंत्र जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। लेकिन एक चीज और याद रखनी है, राजस्थान के अंदर 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र जो है ये 2012 से क्या हो रखे हैं, आपके बंद हो रखे हैं। वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो है वो आपके 105.40 मेगावाट के 8 जो संयंत्र है ये अलग से स्थापित होने का कार्य प्रगति के ऊपर है, ध्यान रखना है। लेकिन हमारे उत्पादन होता कितना है, तो अभी अभी हमने देखा कि भाई क्षमता कितनी है, 128.45 मेगावाट है। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करें तो 124 मेगावाट जो है वो हमारे क्या है, बायोमास का उत्पादन है। यानी कि इसमें भी आपको क्या करना है, उत्पादन को याद रखना है स्पेशली। और उत्पादन कितना है, 124 मेगावाट, 124 मेगावाट जो है वो आपका उत्पादन है। तो बायोमास के स्रोत याद रखना है। बायोमास की उत्पादन अपने संयंत्र स्थापना कितनी है, 14 संयंत्र है 128.45 मेगावाट के। फिर याद रखना है कि भाई 105.40 मेगावाट के 8 संयंत्र का कार्य प्रगति पर है। उत्पादन कितना है, 124 मेगावाट का है। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं पूछा जाएगा। वैसे 28 मेगावाट के 2 संयंत्र 2012 से बंद हो रखे हैं। राजस्थान के अंदर जो है वो बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 के अंदर जो है वो 29 सितंबर 2023 को लाई गई थी। तो ये आप नीति भी जो है वो याद रख सकते हो, पूछी जा सकती है। वेस्ट टू एनर्जी यानी कि जो कचरा है उससे एनर्जी कैसे प्राप्त करेंगे, वो आपके 2023 के अंदर 29 सितंबर 2023 को जो है वो नीति आपके लाई गई थी। अब अगला आता है आपके ग्रीन हाइड्रोजन। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 32 के ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है हरित हाइड्रोजन। और राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो है वो कब लाई गई थी, 2024 के अंदर लाई गई है। और इस नीति के तहत 2030 तक जो है वो 2000 किलो टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको स्पेशली याद रखना है कि सरकार का, हमारे राजस्थान सरकार का टारगेट क्या है कि हम जो है वो 2030 तक जो है वो 2000 किलो टन हर वर्ष जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन कर लेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा जो है वो जो आपके किलो टन प्रति वर्ष है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, उसको ट्रांसमिशन और व्हीकल के ऊपर जो है वो हम 50% की छूट देंगे। इस एकीकृत जो आपके स्वच्छ ऊर्जा नीति है इसी के तहत जो है वो ये टारगेट जो है वो इसके अंतर्गत रखा गया है। तो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति आप याद रख सकते हो, ये टारगेट आपको पूछा जा सकता है। अब हम बात करिए ऊर्जा की, जो बातें थी वो यहीं पे ही खत्म हो गई, बस इतनी है। ऊर्जा में आपको क्या क्या याद रखना है एक बार वापस देख लीजिए, जो करेक्शन है वो भी मैं बता देता हूं। भाई दिसंबर 2024 तक के आंकड़े आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि ऊर्जा जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। इसके अलावा 2030 तक जो है वो कृषि क्षेत्र में जो ऊर्जा है वो हम 50% सौर ऊर्जा से पूरी कर देंगे। 26,325.19 मेगावाट जो है वो हमारी दिसंबर 2024 तक अधिष्ठापित जो क्षमता है ऊर्जा की वो आती है। राज्य सरकार की खुद की है 9,447, केंद्र सरकार की 3,113 मेगावाट और राजस्थान के अन्य जो निजी क्षेत्र वगैरह के जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा लगभग 13,763 मेगावाट उत्पादन करते हैं, वो नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको अपडेट करना था, पवन ऊर्जा करनी है आपके 4414 मेगावाट, बायोमास 124 मेगावाट, सौर ऊर्जा 5482 मेगावाट और तापीय या फिर जल ऊर्जा है 3742 मेगावाट। और यहाँ पर भी आपके जो है वो आपके थोड़ा सा एडिट हो जाएगा, बायोमास ऐड कर सकते हो 124 मेगावाट, सौर ऊर्जा 5482, पवन ऊर्जा 4414, ये एकदम सही लिखा हुआ है। राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन हो रही है कितनी, 26,325, उसके अंदर लगभग जो है वो 37.59% भाग सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का आता है।
है। राजस्थान में 20-21 से 23-24 के अंदर वार्षिक जो वृद्धि रही है वो ऑल ओवर ऊर्जा के अंदर जो है वो 4.08% की है। वैसे ये जो है ये इस मार्च 28 से नहीं है, ये ऑल ओवर जो है वो 20-21 से आप मान सकते हो वार्षिक वृद्धि की यहाँ पर बात हो रही है। 4.08 है, सौर ऊर्जा के अंदर 20.57 है, पवन ऊर्जा में 5.30 जो है वो आ जाता है। प्रसारण तंत्र जो है वो हमारा 2016 से 2024 तक 23.72% की वृद्धि हुई है प्रसारण में। इसके अलावा हमारे ऊर्जा की उपलब्धता में 27.87% की वृद्धि है और राजस्थान सरकार ने 43,965 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया है। कृषि कनेक्शन जो है वो हमारे लगभग 72,373 में जो है वो आपके कृषि कनेक्शन आते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा के अगर हम बात करें, शीत क्षेत्र की हमने बात करी, क्षमता 142 गीगावाट है, संयंत्र स्थापना 22,676 मेगावाट है और उत्पादन 5482 मेगावाट है। पवन ऊर्जा की बात करें तो 150 मीटर की ऊंचाई पर क्षमता है 284 गीगावाट और सामान्य रूप से है 127 गीगावाट। राजस्थान में पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापना है 5209 मेगावाट और उत्पादन है आपके 4414 मेगावाट। राजस्थान और भारत सरकार ने 2030 तक टारगेट रखा है कि हम जो है वो, भारत सरकार ने कहा है 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करेंगे और राजस्थान सरकार ने कहा है कि 115 गीगावाट जो है वो हम नवीकरणीय और 10 गीगावाट ऊर्जा के भंडार की हम क्षमता विकसित करेंगे। बायोमास में भी अगर हम बात करें तो इसके स्रोत याद रखना है, गन्ने की खोई, जूली फ्लोरा, आपके जो है वो सरसों की तूड़ी और चावल की भूसी, ये 4 इसमें प्रमुख स्रोत है। राजस्थान के अंदर 14 संयंत्र के द्वारा 128.45 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता वर्तमान में हमारे पास में क्या है, संयंत्र स्थापना हो रखी है। ये क्या है हमारे पास में, संयंत्र की स्थापना है बायोमास के अंदर, जबकि उत्पादन कितना है 124 मेगावाट जो है वो आपके उत्पादन है। बाकी इसकी क्षमता तो होता है, जितना हम चाहें उतना कर सकते हैं। राजस्थान में 8 संयंत्र लग रहे हैं 105.40 मेगावाट के। बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 में बायोमास नीति आती है 29 सितंबर 2023 की और एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में आती है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, जिसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक 2000 किलो टन प्रति वर्ष हम क्या करेंगे, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजस्थान को जोड़ना ग्रामीण मार्गों से औद्योगिक राजमार्गों तक, यानी कि यहाँ से जो है वो हम किसका डिस्कशन करेंगे, सड़कों की जो है वो चर्चा करेंगे और सड़कों के जितने आपके आंकड़े रहेंगे ये आपके मार्च 2024 तक रहेंगे। जैसा हमने बात करी थी कि ऊर्जा के दिसंबर 2024 तक है, वैसे ही आपके सड़कों के जो आंकड़े हैं वो मार्च 2024 तक चलने वाले हैं। अगर हम सड़कों की बात करें राजस्थान के अंदर स्पेशली, तो 1949 जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास में सड़कें कितनी थी, 13,553 किलोमीटर की जो है वो केवल सड़कें थी। अगर हम मार्च 2024 तक बात करें अगर नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से, तो राजस्थान के अंदर, चूंकि यही प्रश्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम में डायरेक्टली और कोई प्रश्न नहीं आएगा, सड़कों के 2-3 प्रश्न आएंगे फिक्स। एक तो पूछा जाएगा कि जैसे राजस्थान में मार्च 2024 तक कुल सड़कों की जो लंबाई है वो कितनी है, डायरेक्ट यही प्रश्न आएगा। आंसर क्या होगा आपका, 3,17,121 किलोमीटर। कितनी होगी, 317,121। क्या है, 317,121 किलोमीटर हमारे टोटल सड़कों की लंबाई है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा सड़क का घनत्व। अब हम जनसंख्या का घनत्व जैसे पढ़ते हैं कि भाई 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने व्यक्ति रह रहे हैं, वो जनसंख्या का घनत्व है। सेम इसी प्रकार से अगर हम 100 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर ऐसे चले, 10 किलोमीटर ऐसे चले, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया ये हो जाएगा आपका 100 वर्ग किलोमीटर। और 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है वो कितने किलोमीटर की आपके सड़कें हैं, तो उसे हम कहते हैं आपके सड़क का घनत्व। और राजस्थान में सड़कों का घनत्व क्या है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर 92.66 जो है वो आ जाता है। तो 2 प्रश्न तो सड़कों से ये फिक्स है जो पूछे जाएंगे, 317,121 जो है वो आपके किलोमीटर टोटल सड़कों की लंबाई और 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों का घनत्व है। राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है, 92.66 है और भारत का सड़क घनत्व कितना है, 165 है, उससे बहुत ज़्यादा ये कम है। भारत का सड़क घनत्व जो है वो 165 आ जाता है। ठीक है, मार्च 2024 तक, अच्छा ये वापस रिपीट हो गया है कोई बात नहीं, वापिस आप यहाँ से देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे हमने बात करी कि राजस्थान की सरकार ने ऊर्जा से जो है वो कितने गांवों को जोड़ा है, तो उस कंडीशन में 43,965 गांव है। सेम उसी प्रकार से एक प्रश्न सड़कों के अंदर भी पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर जो है वो कितने गाँव जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा सड़कों से जोड़े गए हैं। तो मार्च 2024 तक जो है वो राजस्थान के जो टोटल गाँव हैं उन टोटल गाँवों के अंदर से 39,408 गांव जो है वो सड़क से जुड़ चुके हैं, जो कि कुल गांवों का कितना प्रतिशत है, 91.09, यानी कि राजस्थान के 91.09 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है मार्च 2024 तक।
अब ये आपके सड़कों की जो है वो एक प्रकार से लंबाई है जो कि अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। 317 121 राजस्थान की टोटल जो है वो सड़कों की लंबाई कितनी है, 317 121 किलोमीटर है। कितनी है, 317 121 किलोमीटर है। अगर हम इसमें से बात करें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो ये दो आपको स्पेशली याद रखना ही रखना है, जिसमें आपके एक है राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको आप कहते हैं नेशनल हाईवे यानी कि एनएच की लंबाई कितनी है, 10,790 किलोमीटर है। और दूसरी है आपके एसएच यानी कि स्टेट हाईवे और वो कितनी है, 17,376 किलोमीटर है। तो दोनों को याद रखना है, नेशनल हाईवे की लंबाई और स्टेट हाईवे की लंबाई। बाकी वाले पूछते नहीं है। मुख्य जो है आपके मुख्य जो है वो आपकी सड़कें कौन कौन सी है, उसके अंदर है 14,372। अन्य जिला की सड़कें कौन सी है, 68,000 के आसपास है। और इसके अलावा जो है वो ग्रामीण सड़कें जो है वो कितनी है, आपके 2 लाख के आसपास है। ये शिक्षा हटा देना, मुख्य शिक्षा सड़कें नहीं है, ये मुख्य सड़कें हैं जो इसके अलावा आती है। ठीक है, ये आपके ग्रामीण थोड़ा सा ध्यान रख लेना है एक बार, 2,06,000 के आसपास जो है वो हमारी ग्रामीण सड़कें जो है वो आती है। ये आपके गढ़ता क्रम है, ये उसी में से ही है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से आप देख के यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो है वो हमारी घटते हुए क्रम में हो जाएगी कि भाई ग्रामीण सड़कें, उसके बाद मान्य जिला सड़कें, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह, ये इसमें आ सकता है। ये मुख्य जिला सड़कें हैं, अगर आप लिखना चाहो यहाँ पर जिला लिख लेना, मुख्य जिला सड़कें हैं, ये मुख्य शिक्षा सड़कें नहीं है। ठीक है, ये आपके उसी को ही डायग्राम के अंदर बता रखा है कि भाई टोटल जो है वो 317 121 किलोमीटर है 31 मार्च 2024 तक। और उसमें नेशनल हाईवे कितना है, उसमें स्टेट हाईवे कितना है, उसमें प्रमुख जिले सड़कें कितना है, अन्य जिला सड़कें कितनी है और ग्रामीण सड़कें जो है वो कितनी है। ये यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, इसके अंतर्गत आपके सड़कों की लंबाई आ जाएगी अलग अलग के हिसाब से। सार्वजनिक जो निर्माण विभाग है, देखिए एक होता है आपका जिसको अपन बोलते हैं पीडब्ल्यूडी, ये पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर बात हो रही है। जो स्टेट की सड़कें होती है वो मैक्सिमम पीडब्ल्यूडी बनाता है। तो राजस्थान के अंदर जो है, ये आप आंकड़ा जरूर याद रखना है, ये एक एग्जाम में पूछा हुआ है। राजस्थान के अंदर जो है वो 1,87,634 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो कौन बना रहा है, आपके पीडब्ल्यूडी बना रहा है, यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग बना रहा है। जिसमें से अगर ये पीडब्ल्यूडी जो है ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 99% सड़कें बना रहा है और शहरी क्षेत्र में इसके द्वारा बनाई गई सड़कें केवल कितनी है, 1% है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी का मुख्य काम जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है। सड़कों से ही जुड़ी हुई जो है वो कुछ चीज़ें और आती है, जिसमें आता है जोधपुर की आपके रिंग रोड। जोधपुर जो रिंग रोड है ये कौन बना रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें संभावना थी कि भाई मार्च 2025 तक पूरी हो जाएगी, अभी तक हुई नहीं है बिल्कुल कंप्लीट, जो कि नई इकोनॉमिक सर्वे में और अपडेट आ जाएगा। राजस्थान को भारत की एक्सप्रेस वे सिटी बनाने के लिए जो है वो एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है एक्सप्रेस वे के लिए 5 फरवरी 2024 के दिन, ये आप याद रख सकते हो। बजट की 2024-25 बजट के अंदर घोषणा की गई है कि राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो है वो क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है बिल्कुल नए, एक होता है आपके जिसके अंदर पुरानी सड़क को ही वापस रिनोवेट करके जो है वो बनाया जाता है एक्सप्रेस वे में, और ग्रीनफील्ड का मतलब होता है बिल्कुल नई जगह के ऊपर सड़कें बनाई जाएगी। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम मोस्ट इंपोर्टेंट है, RSRTC राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना बहुत बार पूछी हुई है। 1 अक्टूबर 1964 के दिन जो है वो इसकी क्या होती है, आपकी स्थापना होती है RSRTC की। पहला प्रश्न यही आता है। दूसरा प्रश्न आता है कि इसके द्वारा वरिष्ठ जो नागरिक है और जो महिलाएं हैं उन सबको 50% क्या दी जाती है, आपके छूट दी जा रही है। किसके अंदर, आपके किराए में। पहले ये छूट कितनी थी, 30% हुआ करती थी, लेकिन बजट के अंदर घोषणा करके और इसको कितना कर दिया है, 50%। वरिष्ठ नागरिक का मतलब जो आपके 60 साल प्लस वाले हैं उन पुरुषों को जो है वो 50% ही किराया देना होगा रोडवेज में, और महिलाओं को जो है वो वैसे ही 50% लिया जाता है। बसों के अंदर जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाया हुआ है, अगर आप कभी रोडवेज में बैठे हो तो आपने देखा होगा। निःशुल्क बस जो आपकी यात्रा है 2024-25 में, उसमें बताया गया जैसे रक्षाबंधन के ऊपर जो है वो 7,47,000 महिलाएं, महिला दिवस के ऊपर 6 लाख के आसपास, प्रतियोगी परीक्षाओं में 58 लाख के आसपास परीक्षार्थी जो है वो आपके बैठे। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकतंत्र सेनानियों को जो है वो निःशुल्क बस सुविधा वर्तमान में दी जा रही है, ये भी इसमें बताया गया है। मोटर वाहन का पंजीकरण, राजस्थान के अंदर जो आपके गाड़ियों का पंजीकरण है वो आप आंकड़ा देख सकते हो, की संभावना बहुत कम है। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 तक जो है वो 12,76,657 वाहन जो है वो पंजीकृत इसके अंतर्गत हुए थे। सड़क सुरक्षा रणनीति व कार्य योजना, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने सड़क की सुरक्षा के लिए और रणनीति और कार्य के लिए जो है वो आपके एक योजना लाई है, जिसकी अवधि जो है वो क्या है, 10 वर्ष तक रहेगी। और इस सड़क सुरक्षा रणनीति जो आपके कार्य योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दुर्घटनाओं को जो है वो कम करना है। इसको कब तैयार किया गया है, 26 जुलाई 2024 के दिन जो है वो इसको तैयार किया जाता है।
है और इसी के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल अगर पहुंचाया जाता है तो उस कंडीशन में कितने रुपए दिए जाएंगे, 10,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जो अपन ने योजनाओं के अंदर भी पढ़ा था, ये आप इसके अंतर्गत याद रख सकते हो। ठीक है, अब आप आ जाइए पेज नंबर 34 के ऊपर। 34 पेज नंबर पर अगर अपन आते हैं तो ई वाहन प्रमोशन कोष लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि उनको प्रमोट नहीं करेंगे तो लोग उनको लेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसलिए प्रमोशन उनका किया जा रहा है कि सरकार उसमें सब्सिडी देगी ताकि आप लोग जो है वो क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल लेके आओ। उसका फायदा यह है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, इसलिए सरकार भी उसको बढ़ावा दे रही है। तो ई वाहन जो है वो प्रमोशन कोष कितने रुपए का है और कब बनाया गया है, ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 200 करोड़ रुपए का क्या बनाया गया है, ई व्हीकल जो है उसको प्रमोट करने के लिए एक फंड, ये कोष बनाया गया है 200 करोड़ रुपए का। 14 नवंबर 2024 के दिन जो है ये बनाया जाता है। एक चीज और है जो अपन ने RSRTC पढ़ा है यहाँ पर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, उसी के द्वारा जो है वो एक आपके पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है समाधान पोर्टल। ये समाधान पोर्टल किससे संबंधित है, RSRTC से संबंधित है। अगर आपको रोडवेज से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत करनी है तो आप जाकर किस पे कर सकते हो, समाधान पोर्टल के ऊपर कर सकते हो, वो आपके यहां पर बताया गया है। अब बात करते हैं अपन रेलवे की। रेलवे इंपॉर्टेंट है और रेलवे में से कौन सा प्रश्न आएगा आपके, वो आपको एक प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछा जाता है और वो यहां पर सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि भारत की जो टोटल रेलवे है उस रेलवे का राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो भारत के कुल रेलवे का राजस्थान के अंदर जो है वो 8.89% है, 8.89% है भारत के कुल रेलवे का राजस्थान में। दूसरा आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर जो है वो टोटल कितनी रेलवे लाइन का किलोमीटर के हिसाब से जिसका विद्युतीकरण हो चुका है, ये आप अतिरिक्त याद रख सकते हो। तो राजस्थान के अंदर जो है वो 5,703 किलोमीटर जो है वो रेलवे लाइन है जिसका विद्युतीकरण हो चुका है। राजस्थान के अंदर जो है वो 4 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है वर्तमान में। 4 क्या चल रही है, वंदे भारत ट्रेनें चल रही है राजस्थान में। 4 में से जो है वो वर्तमान में एक है अजमेर से चंडीगढ़, एक है जोधपुर से साबरमती, एक है उदयपुर सिटी से जयपुर और एक है आपके उदयपुर सिटी से आगरा कैंट तक। ये 4 हमारे क्या चल रही है वर्तमान में, जो है वो वंदे भारत चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें डाक और दूरसंचार सेवाएं, ये इधर ही आपके साइड में लिखा हुआ है, ये प्रश्न वैसे आता नहीं है। राजस्थान में कुल डाकघरों की संख्या कितनी, ये एक पूछा जा सकता है, बाकी संभावना बहुत कम है। राजस्थान में कुल डाकघर है 11,044 जो है वो हमारे डाकघर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके उपभोक्ता की संख्या कितनी है, 6.59 करोड़ के आसपास जो है वो आपके दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या। दूरसंचार का मतलब यही हो गया कि जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत काम में आता है। अब हम बात करेंगे आधारभूत संरचनाओं से जुड़ी हुई प्रमुख योजनाएं, और यहां से आपके योजनाओं के जो है वो आपके सारे के सारे प्रश्न क्लियर होंगे। यानी कि इसके बाद में अब जो आंकड़े आपको याद रखने थे उसमें ऊर्जा के याद रखने हैं, सड़कों के याद रखने हैं, रेलवे के याद रखने हैं। तो सड़कों वाले एक बार मैं वापस बता देता हूं कि भाई आपको सड़कों के प्रश्न याद रखने हैं। एक तो सड़कों की टोटल लंबाई 317,121 किलोमीटर, घनत्व याद रखना है 92.66 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। ठीक है, भारत का भी याद रख लेना, 165 जो है वो किलोमीटर है, याद रह जाए तो। इसके अलावा कितने गांवों को सड़कों से जोड़ा है, 39,408 जो कि 91.09% हो जाएंगे। नेशनल हाईवे आपको याद रखनी है 10,790। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेट हाईवे याद रखनी है 17,376। बाकी वाली आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रामीण सड़कें याद रख लेना, 2 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीडीएस के द्वारा, जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है वो कितनी सड़कें बनाई गई है, 1,87,634 की। जोधपुर रिंग रोड जो है वो NHAI बना रहा है। इसके अलावा RSRTC की स्थापना जरूर याद रख लेना है, ये पूछी जाएगी। मोटर वाहन पंजीयन जो है वो याद रखना है, उसके अंदर इस योजना को याद रखना है स्पेशली। ई वाहन प्रमोशन कोर्स जरूर याद रखना है, 200 करोड़ का है, 14 नवंबर 2024 को बनाया गया। समाधान पोर्टल किससे संबंधित है, RSRTC से, ये याद रखना है। रेलवे में इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ यही है कि भारत के कुल रेलवे का राजस्थान में कितना प्रतिशत है। इसके अलावा जो है वो 4 वंदे भारत चल रही है, वो याद रख सकते हो, और आपके डाकघरों की संख्या जो है वो कितनी है। अब यहाँ से जो है वो सारी की सारी चीजें पेज नंबर 34 पर अपन चल रहे हैं, उसमें सारी की सारी जो है वो चीजें अब आपके कौन सी आएगी, योजनाओं से ही जुड़ी हुई जो है वो आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें अपन कुछ जो है वो संस्थाएं देखने वाले हैं और हम जो है वो कुछ योजनाएं देखने वाले हैं। और लास्ट में जो है हम बाह्य सहायतित जो परियोजनाएं हैं उनकी भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात जो है वो करने वाले हैं। उसके साथ में आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे PM कुसुम योजना की। प्रधानमंत्री आपके किसान
ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के नाम से कुसुम योजना जानी जाती है, जिसको हम पीएम कुसुम कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंदर जो है वो 3 कंपोनेंट रखे गए हैं, यानी कि 3 अलग अलग जो है वो आपके टारगेट या फिर उद्देश्य के साथ में इस योजना को शुरुआत की गई है, जिसमें कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है। इस बार इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो अपडेट दिया गया है वो आपके कंपोनेंट ए और सी के संबंध में दिया गया है। जैसा बताया गया है कि भाई कंपोनेंट जो ए है इसके 2 चरण है, प्रथम चरण और दूसरा चरण। पहले चरण के अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है उसके द्वारा 5 किलोमीटर की परिधि, कौन से वाले सब स्टेशन, 33/11 जो है वो सब स्टेशन 5 किलोमीटर की परिधि जो है, उस सब स्टेशन की 5 किलोमीटर की परिधि में जो भी किसान की बंजर भूमि है उस बंजर भूमि के ऊपर क्या लगाए जाएंगे, 0.5 से लेकर 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएंगे। ये आपके इस पहले चरण के अंदर किया गया था कंपोनेंट ए के अंदर। कंपोनेंट ए का दूसरा चरण जो है वो राजस्थान डिस्कॉम के द्वारा 23 जुलाई 2024 से चलाया जा रहा है, जिसके अंदर टारगेट रखा गया है 1000 मेगावाट का लक्ष्य जो है वो निर्धारित इसमें किया जाता है। वहीं कंपोनेंट जो सी है इसके तहत 4 लाख जो है वो पंप सेट सौर ऊर्जा कृत जो है वो करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 4 लाख हम पंप सेट का मतलब है ऐसे पंप जो कि कुएं में से या फिर आपके ट्यूबवेल में से पानी निकालने के लिए जो मोटर काम आती है उसको पंप सेट कहते हैं, वो हम सौर ऊर्जा से चला देंगे 4 लाख। ये कंपोनेंट सी के अंदर जो है वो टारगेट रखा गया है। अगली योजना आती है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो उद्देश्य है, पहली बात तो इस योजना की शुरुआत जो है वो कब होती है, 13 फरवरी 2024 के दिन इसकी शुरुआत होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि घरों के ऊपर क्या लगाए जाएंगे, सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और उससे हम क्या करेंगे, फ्री में उस घर को बिजली दे देंगे और उसके अलावा जो बचेगी वो हम आसपास के सब स्टेशन के ऊपर उपयोग में ले लेंगे। तो पीएम कुसुम जो आपके सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है उसके अंदर हर महीने 300 यूनिट तक जो है वो क्या मिलती है, आपको फ्री में बिजली मिलती है, यानी कि मुफ्त जो है वो आपके बिजली इसके अंतर्गत दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके तहत आपके 1 करोड़ जो है वो घरों के ऊपर सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाने का इसमें टारगेट रखा गया है। इसमें टोटल जो बजट है वो 75,000 करोड़ का जो है वो बजट इसमें दिए जाने की बात की गई है। इस योजना के माध्यम से अब ये इंपॉर्टेंट है, ये RS प्री 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न था कि भारत सरकार के द्वारा जो है या फिर सरकार के द्वारा जो है वो आपके सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितना जो है वो अनुदान दिया जाता है। तो 78,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है अगर लगाए जाने वाला जो वो आपके जो सौर संयंत्र है वो अगर 3 किलोवाट से अधिक का है तो उस कंडीशन में सरकार 78,000 रुपये आपको क्या देने वाली है, इसके अंदर जो है वो आपको अनुदान देगी। और टोटल बजट 75,000 करोड़ का रखा गया है सरकार के द्वारा और 300 यूनिट जो है वो इसके अंदर हर महीने फ्री में दी जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, ये यहाँ पर जो बात है ये किसकी है, भारत सरकार की योजना की बात है। राजस्थान सरकार ने इस योजना के अंदर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में टारगेट रखा है कि हम सूर्य घर योजना के तहत 5 लाख जो है वो क्या लगाएंगे, घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप जो है वो हम संयंत्र लगाने का टारगेट राजस्थान सरकार ने रखा है। राजस्थान सरकार के द्वारा दिसंबर 2024 तक जो है वो 22,657 उपभोक्ताओं के लिए लगभग 111 मेगावाट सोलर रूफटॉप के संयंत्र जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। एक योजना आती है आपके मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली जो है वो योजना कृषि अनुदान के नाम से जानी जाती है। हम बात करते हैं कि भाई एक कृषि क्षेत्र के लिए फ्री में जो है वो बिजली योजना आती है और एक आपके घरेलू अनुदान यानी कि घरेलू कनेक्शन के ऊपर फ्री में दी जाती है। पहले हम कृषि वाले की बात कर लेते हैं। ये जो योजना है इसका नाम पहले हुआ करता था किसान मित्र ऊर्जा योजना के नाम से ये जानी जाती थी और इसको जो है वो उस टाइम 17 जुलाई 2021 के दिन शुरू किया गया था और इसका लाभ जो है वो 1 मई 2021 से देना स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर जो है वो क्या किया जा रहा था, पहले ये था कि ये पहले वाला प्रावधान है पूरा का पूरा कि किसानों को जो है वो 1 महीने के 1,000 रुपये जो है वो सरकार बिल के अंदर छूट देने वाली है और इस हिसाब से 12 महीने के मैक्सिमम जो है वो 1 साल के 12,000 रुपये का क्या मिलेगा, आपको अनुदान दिया जाएगा। लेकिन नए बजट के अंदर जो है वो इस घोषणा की गई 23-24 के अंदर कि 23-24 के अंदर कि इसका नाम जो है वो सीएम निःशुल्क बिजली योजना जो है वो इसका कर दिया गया, पहली बात। और दूसरी चीज इसमें पैसों को हटा दिया गया और अब इसमें यह कर दिया गया कि 2000 यूनिट जो है वो प्रति माह तक जो है वो किसान क्या कर सकता है, फ्री में उपभोग कर सकता है। अगर 2000 यूनिट से ज़्यादा अगर आता है तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो उसका लाभ जो है वो फिर किसान ऊर्जा जो मित्र योजना है उसके तहत दिया जाएगा और इसका लाभ जो है वो जून 2023 से किया गया। कहने का मतलब ये था कि पहले वाली को तो अब भूल जाओ, वर्तमान समय में कृषि कनेक्शन के
ऊपर जो फ्री में बिजली मिल रही है उसका सीधा सा सिस्टम यह है कि 1 महीने के 2000 यूनिट जो है वो फ्री में देगी सरकार, पहली बात। दूसरी चीज 2000 यूनिट से जैसे ही ज्यादा जो है वो खर्च हो जाएगा किसान के द्वारा, तो उसके बाद में फिर सरकार 1 महीने के 1000 रुपए के हिसाब से 12 महीने के मैक्सिमम 12,000 रुपए देगी। उसके ज्यादा अगर खर्च हो जाता है, कहने का मतलब 2000 यूनिट भी अगर किसान ने कर दी, फिर 1000 रुपए वाला जो है वो भी यूनिट उसने ले ली, उसके बाद में जो यूनिट आएगी वो पैसा जो है वो उसका किसान का खुद का लगेगा। ये इस प्रकार से इसके अंतर्गत बताया गया है। घरेलू कनेक्शन जो है वो उसके ऊपर सरकार ने जब ये वाला नाम किया था आपके सीएम निःशुल्क बिजली, उसी टाइम जो है वो आपके जून 2023 से एक नई योजना शुरू की जिसका नाम था घरेलू अनुदान के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। और इसमें 3 प्रावधान अलग अलग रखे गए। पहला प्रावधान तो ये था कि भाई आपको 100 यूनिट तो जो है वो हम फ्री देंगे ही देंगे हर महीने, पहली बात। दूसरी बात, अगले 100 यूनिट, जैसे कि पहले 100 यूनिट जो रहेंगे उस 100 यूनिट बिल्कुल क्या रहेंगे, ये आपके लिए फ्री रहने वाले हैं, ठीक है साहब। फिर अगले जो 100 यूनिट रहेंगे इसके बाद में इस 100 यूनिट के ऊपर जो भी आपके टैक्स लगेगा वो सारा का सारा क्या रहेगा, आपके फ्री रहेगा। टैक्स क्या रहेगा इसमें, फ्री रहेगा। जैसे कि अगले जो आपके 100 यूनिट रहेंगे उसमें पहले 100 यूनिट तो क्या रहेंगे आपके वो तो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद वाले 100 यूनिट के अंदर जो है वो विद्युत शुल्क हुआ, फिक्स चार्ज हुआ, नगरीय उपकर हुआ, उन सब में क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। और इस 200 यूनिट से अगर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसके बाद में तीसरा वाला जो 100 यूनिट आएगा, उस 100 यूनिट के अंदर सरकार ने जो है वो क्या किया है कि आप जो है वो खुद को क्या करना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। तो 3 कंडीशन याद रख सकते हो घरेलू कनेक्शन में। पहले 100 यूनिट बिल्कुल फ्री है, दूसरे 100 यूनिट के अंदर टैक्स फ्री है, तीसरे 100 यूनिट से फिर आपके पैसा लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगला आता है अक्षय ऊर्जा। अक्षय, क्षय का मतलब होता है खत्म होना, और अक्षय का मतलब हो जाता है जिसका अंत नहीं हो, जो जिसका खत्म नहीं होता है, वो होता है आपका अक्षय। तो ऐसी ऊर्जा जो अक्षय ऊर्जा है यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी है। अब रीन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, जब तक सूरज रहेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा मिलती रहेगी, जब तक इस पृथ्वी के ऊपर हवाएं चलेगी तब तक हमें पवन ऊर्जा मिलेगी। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये ऐसी ऊर्जाएं हैं जो कि अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत क्या की जाती है, शामिल की जाती है। अब सबसे पहले जो है वो आपके कुछ संस्थाएं हैं और कुछ नीतियां वगैरह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आती है आपके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसको RRECL के नाम से जानते हैं। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है इसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 के दिन इसकी स्थापना होती है, पहली बात, ठीक है। ये आपके पेज नंबर जो है वो आपके 35 के ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। राजस्थान के अंदर जितने के जितने गैर पारंपरिक ऊर्जा के संयंत्र है उसमें ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जो है वो आपके एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। किसकी नोडल एजेंसी है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार का। तो इसके नोडल एजेंसी के रूप में, यानी कि गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, जैसे कि आपके जल विद्युत हुआ, जैसे कि आपके नाभिकीय ऊर्जा हुई, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है आपके जो है वो तापीय ऊर्जा हुई, ये सारे के सारे परंपरागत है। गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, अक्षय अपने बायोमास ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है, इनके लिए ये काम करने वाली संस्था है। और ऊर्जा संरक्षण के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, राजस्थान में ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि ऊर्जा संरक्षण के लिए काम करती है कि भाई एनर्जी कम से कम जो है वो खराब हो। उसके लिए एक संस्था आती है जिसका नाम है BEE के नाम से ये जानी जाती है, जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के नाम से ये जानी जाती है। फिर अब कुछ नीति आती है, जैसे देखिए अक्षय ऊर्जा के लिए ही अगली नीति आती है राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति 2023, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2023। 29 सितंबर 2023 के दिन जो है ये आपकी नीति जारी की जाती है। नीति का उद्देश्य क्या है, राजस्थान के अंदर जो है वो स्वच्छ ऊर्जा जो है उसके उत्पादन और भविष्य की जो ऊर्जा की मांग है या जलवायु परिवर्तन के ऊपर जोर देते हुए जो है वो इस नीति को लाया गया था। इसके प्रावधान क्या रखा गया है, 10 वर्षों के लिए राज्य के ट्रांसमिशन सिस्टम पर स्थापित किए जाने वाले 500 किलोग्राम टन जो है वो आपके प्रति वर्ष अगर क्या कर रहे हो अक्षय ऊर्जा संयंत्र जो है उनको 50% ट्रांसमिशन और वितरण शुल्क के अंदर आपके छूट दी जाएगी। यानी कि अगर कोई ऐसा संयंत्र स्थापित कर रहा है जहां पर एक साल का 500 किलोग्राम टन जो है वो क्या उत्पादन हो रहा है, आपका ग्रीन हाइड्रोजन अगर उत्पादन कर रहा है, तो उसको ट्रांसमिशन के अंदर 50% की छूट दी जाएगी, ट्रांसमिशन और वितरण दोनों के अंदर, ठीक है। अगला आता है सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पार्क जो पावर प्रोजेक्ट वगैरह इनके विकास के बारे में। यानी कि राजस्थान में प्रमुख जो सौर ऊर्जा से जुड़े हुए जो प्लांट वगैरह है, यहाँ से अभी अभी लेटेस्ट में ही जो है वो प्रश्न पूछा गया था आपके फर्स्ट ग्रेड में। देखिए सबसे पहला आपके कौन सा पार्क आता है जिसका नाम है
भड़ला सोलर पार्क जोधपुर, जो कि इसकी एक तो क्षमता याद रखना है आपको, टोटल कितनी है 2245, 22 दूना 44 प्लस 1 45, यानी कि 2245 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसका विकास टोटल 4 चरणों में होता है, चरण फर्स्ट, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। पहले चरण के अंदर जो है वो 65 मेगावाट जो है वो राजस्थान सोलर पार्क कंपनी के द्वारा बनाया, इसमें स्थापित किया जाता है। दूसरा 680 मेगावाट का अगेन राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट जो कंपनी है उसके द्वारा। तीसरे के अंदर 1000 मेगावाट आता है, जिसमें ILFS एनर्जी के नाम से एक संस्था आती है, और एक सौर ऊर्जा कंपनी राजस्थान सरकार की ये करती है। फिर चौथे चरण में 500 मेगावाट का जो है वो आपके संयंत्र स्थापना होती है, जिसमें अडानी रीन्यूएबल एनर्जी है, ये याद रख लेना है बस। अडानी रीन्यूएबल एनर्जी के द्वारा चौथे चरण के अंदर सहयोग किया जाता है बड़ला पार्क के अंदर, ठीक है। ये बड़ला पार्क जोधपुर वाला हो जाता है। बड़ला सोलर पार्क फेज फर्स्ट जो है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है उसके द्वारा होता है, और फेज सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार जो है वो, और उसके अंदर सोलर पार्क जो योजना है उसके तहत इसका विकास किया जा रहा है। इसमें आपको इतना नहीं जाना, आपको बस ये इसके 4 चरण याद रखने हैं, कौन कौन इसमें सहयोग कर रहा है वो आप इसके अंदर याद रख सकते हो, ठीक है। अगला देखिए पेज नंबर 36 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है MNRI, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी की सौर पार्क जो है उस योजना के अंतर्गत राजस्थान के अंदर 5 सोलर पार्कों का विकास होता है। और ये अभी 10 तारीख को ही आपके एग्जाम हुआ था, जो रिसर्च इंजीनियर का ऐसा कोई सा एग्जाम था जो RPSC करवाती है, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आपको नाम दिए हुए थे सोलर पार्क के और उसकी क्षमता जो है वो पूछी गई थी। जैसे कि सबसे पहला कौन सा है, फलोदी पोखरण सोलर पार्क। फलोदी अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, वैसे जोधपुर में आता था, और पोखरण जो है वो जैसलमेर में है। यहाँ पर कितनी क्षमता का जो है वो आपके पार्क स्थापित है, 750 मेगावाट का। कंपनी कौन सी है, कंपनी याद रहे तो ठीक है, बाकी फिर भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। दूसरे नंबर पर आती है आपके फतेहगढ़ का जो है वो फेज फर्स्ट का जो है वो बी पार्ट इसमें बनाया गया था, जो कि आपके क्षमता रखता है कितनी, 1500 मेगावाट की इसमें रख रहा है। तीसरा आता है नोक, जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर के अंदर पड़ता है, और नोक जो बीकानेर वाला है यहाँ पर आपके 925 मेगावाट क्षमता के साथ में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। एक आता है पुगल, बीकानेर के अंदर पड़ता है, और यहाँ पर भी जो है वो 2450 मेगावाट की जो है वो स्थापना की जा रही है। टोटल 3 चरणों में इसका विकास होने वाला है। फिर आता है आपके बोडाना सोलर पार्क, जो कि जैसलमेर के अंदर है, इसकी क्षमता रहेगी आपके 2000 मेगावाट की। वर्तमान समय में जो आपका अगर आप देखोगे इनमें से सभी में से ही तो 2450 मेगावाट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो कि बड़ला से भी ज़्यादा है। लेकिन वर्तमान में कार्यरत के अंदर जो है वो आपके एशिया का सबसे बड़ा जो है वो आपके सोलर पार्क कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है ये, एरिया वाइज सबसे बड़ा पार्क, या फिर राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, बड़ला वाला है, एरिया के हिसाब से अगर हम बात करना चाहें तो, ठीक है। अगला आता है रीन्यूएबल एनर्जी सर्विस, जो आपके कंपनी है जिसको अपन रेल को बोलते हैं, वो मोड जो है वो आपके सोलर रूफटॉप जो योजना है उसके तहत कुछ कार्य कर रही है। अगर हम उसकी बात करें तो इसके अंदर जो आपके RRECL के नाम से एक संस्था थी, उसके द्वारा जो है वो आपके जो आपके यहाँ पर मोड चलाया जा रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेलको के नाम से जानते हैं। उस रेलको मोड के तहत, ये यहाँ पर रेलको होना चाहिए था, रेलको मोड जो है उसके तहत राजकीय भवनों के जो आपके रूफ टॉप है, यानी कि सरकारी जो आपके भवन हैं, उन सब के ऊपर जो है वो छतों के ऊपर क्या लगाए जाएंगे, सोलर जो आपके ऊर्जा के संयंत्र हैं उनकी स्थापना की जा रही है। मार्च 2024 तक जो है वो ऐसे 1.2 मेगावाट क्षमता के संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है, जो गवर्नमेंट के भवनों के ऊपर लगाए गए हैं। अगले आता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब देखिए यहाँ तक आपके ऊर्जा की जो है वो आपकी योजनाएं आ गई थी। अब हम बात करते हैं सड़कों से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं, जिसमें सबसे पहले आती है आपके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। नाम से ही पता चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों को जो है वो सड़कों से जोड़ा जाएगा। 25 दिसंबर 2000 की जो है आपकी योजना है जो स्टार्ट हुई थी। इस योजना में 2 आपको प्रमुख प्रावधान याद रखने हैं। इसने कहा है कि कौन से गाँवों को हम सड़कों से जोड़ेंगे, ऐसे गाँव जो कि मैदानी क्षेत्र में हैं और उनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है, तो उन गाँवों को हम क्या करेंगे, सड़कों से जोड़ेंगे। और ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या जो है वो आपके पहाड़ी क्षेत्र में या फिर आपके रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर निवास कर रही है, और अगर उनकी जनसंख्या आपके 250 से अधिक है, इसमें एक करेक्शन करना है आपको, छोटा सा एक करेक्शन करना है यहाँ पर, ये 5000 नहीं है, ये 500 ही है,
ये 5000 नहीं है, ये 500 है, ठीक है, इसमें करेक्शन कर लेना है। जो आपकी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है, इसमें किताब के अंदर पेज नंबर 36 के ऊपर 5000 से अधिक लिखा हुआ है, वहां पर आपको 500 से अधिक कर लेना है। 500 से अधिक अगर मैदानी क्षेत्र है, 250 से अधिक अगर पहाड़ी या रेगिस्तानी क्षेत्र है तो उसको सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसका तीसरा फेज जो है वो अभी अभी चलाया गया है ग्रामीण सड़क का, जिसके तहत आपके लगभग 8662 किलोमीटर सड़कें जो हैं उनको ग्रामीण सड़कों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 की है। एक आता है प्रधानमंत्री जन मन योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार एग्जाम में पूछी हुई है। जन मन योजना के तहत राजस्थान के 12 जिला जो है, उस 12 जिले के अंदर जो है वो चयनित किया गया है। आपके 38 जो है वो बिना सड़कों से जुड़ी हुई बस्तियां, और उनके लिए जो है वो 98.69 किलोमीटर की जो है वो सड़क बनाई जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसमें एक डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रख लेना है, बस 12 अगर याद रह जाए तो वो याद रख लेना है। 12 के अंदर पीएम जन मन योजना चल रही है। एक आता है आपके संस्था जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI के नाम से जानती है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो भारत के अंदर नेशनल हाईवे बनाने का काम करती है। 1988 के अंदर इसका जो है वो आपके अधिनियम आया था NHAI के नाम से, और 1995 के अंदर NHAI की स्थापना होती है। इसके द्वारा दिल्ली आपके वडोदरा जो है उसके बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जिसमें आपके 374 किलोमीटर है। 13 पैकेज में ये बनाया जाएगा, 8 पैकेज इसके पूरे हो चुके हैं। ये राजस्थान से गुजर रहा है। एक आता है आपके सांगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड जो है वो एक्सप्रेसवे, जो 637 किलोमीटर का यहाँ पर रहने वाला है। एक आता है अमृतसर और जामनगर जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से, जो राजस्थान के अंदर 637 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये कुछ अपडेट है जो आप याद रख सकते हो। एक आता है आपके RSRTC, जो पहले भी बता दिया था, 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना होती है। एक ये याद रख सकते हो, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी के नाम से एक संस्था बनाई है जो स्टेट हाईवे का निर्माण करेगी, और ये 2 जून 2015 के दिन जो है वो आपके स्थापित की जाती है, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। कुछ और जो है वो प्रयास किए गए हैं, जिसमें राजस्थान के अंदर सड़क विकास के लिए एक नीति लाई जाती है। 2013 में राजस्थान की पहली जो है वो आपके सड़क विकास नीति 1994 में लाई जाती है। राजस्थान सड़क विकास के लिए नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य के रूप में भी जाना जाता है। एक आता है राजस्थान सड़क विकास निधि, यानी कि एक फंड बनाया गया 2004 के अंदर अधिनियम बनाकर, और जो कि आपके 10 अगस्त 2004 के दिन क्या किया गया था, आपके पारित किया गया। इसके अंदर पेट्रोल और डीजल जो है उसके ऊपर बिक्री के ऊपर 1 रुपये का उपकर लगाया गया था। इस फंड के अंदर ये 1 रुपया जा के इकट्ठा होगा। ये किसने लगाया था? राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया, और फिर वहां से एक सड़क कोष बनाया गया। फिर उस पैसे को जो है वो सड़कों के ऊपर लगाएगी राजस्थान सरकार। एक आता है राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014, स्टेट हाईवे के लिए एक्ट बनाया गया 2014 के अंदर, जिसको पारित किया गया 29 अप्रैल 2015 के दिन। इसके तहत राजस्थान के अंदर जो राज्य राजमार्ग प्राधिकरण है उसका गठन किया गया। दूसरा, यह प्राधिकरण जो है वो आपके 1 सितंबर 2023 से कार्यरत है, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण जो है, और वर्तमान में जो है वो 57 राज्य राजमार्ग जो है उनकी देखरेख जो है वो इस प्राधिकरण के अधीन आ रही है। कितनी? 57। तो आप एक चीज यहाँ से ये भी मिल रही है कि राजस्थान में कितनी स्टेट हाईवे है? 57 जो है वो स्टेट हाईवे आपके निकल कर आ रही है, ठीक है। अगला आपकी बात करते हैं अपन नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, NPCBP के नाम से ये जाना जाता है। यानी कि कैपेसिटी जो है वो बिल्ड करने के लिए 2010 के अंदर जो है वो प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अंदर सहयोग जर्मनी की KfW नाम से एक संस्था आती है और एक भारत का वित्त मंत्रालय आता है। इन दोनों ने जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ तक आपकी योजनाएं थी जो किस किस से जुड़ी हुई थी? ऊर्जा से जुड़ी हुई थी, और आपके किससे जुड़ी हुई थी? अपन बात करें तो सड़कों से जुड़ी हुई थी। अब जो आपके एक प्रकार से जो अपना चैप्टर का नाम है, जिसके अंतर्गत हमने बुनियादी संरचना की बात करी है, और उसी बुनियादी संरचना के अंदर राजस्थान सरकार बाहर की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे कि विश्व बैंक है, IMF है, या फिर आपके ADB है, ठीक है ना, या फिर आपके जायका के नाम से एक संस्था आती है, या फिर KfW के नाम से संस्था आती है, AFD के नाम से एक संस्था आती है, NDB के नाम से आती है, AIIB के नाम से आती है। इन अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक है, जो संस्थाएं हैं, इनसे लोन लेकर राजस्थान के अंदर कई सारी योजनाएं चलती है, जिनको कहा जाता है बाह्य सहायतित योजना। और RS प्री का एग्जाम और SI के एग्जाम के अंदर यहां से एक प्रश्न हर साल कंफर्म आता है, और इसमें से यही पूछा जाता है कि भाई राजस्थान के अंदर जो है वो कौन सी योजना है और किसके सहयोग से चल रही है। तो राजस्थान में पहले 13 योजनाएं चल रही थी, जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, क्योंकि कुछ बंद हो गई है, कुछ नई स्टार्ट हो जाएगी। 13 चल रही थी। एक योजना अक्टूबर 2024 के अंदर स्टार्ट की गई, राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन के नाम से एक नई शुरू की गई। तो वर्तमान में राजस्थान में 14 बाह्य सहायतित परियोजनाएं क्या हो रखी है? संचालित हो रखी है। तो इस चैप्टर में अब अपने को ये चीज पढ़नी है कि राजस्थान में बाह्य सहायतित जो परियोजनाएं हैं, ये 14 परियोजनाएं
योजनाएं कौन कौन सी है, किसके सहयोग से, अपन इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। योजना जो है वो किसके सहयोग से, सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है, योजना का नाम और किसके सहयोग से है। फिर अवधि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विशेष जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ शामिल है, क्या इसका उद्देश्य है, ये चीजें अपन इसमें देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वो यहाँ पर 14 जो परियोजनाएं हैं जो कि बाह्य सहायतित है, यानी कि बाहर की जो कंपनियां वगैरह हैं उनके सहयोग से राजस्थान के अंदर क्या हो रही है, वर्तमान समय में संचालित हो रही है, उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले जो योजना है वो आपके कौन सी है। अब एक चीज आप याद रख सकते हो कि जो योजनाएं शहरी क्षेत्र से संबंधित आएगी उसमें मैक्सिमम सहयोग करेगा आपके एडीबी। एडीबी के नाम से एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से संस्था आती है, एशियाई विकास बैंक। अगर किसी आपके जल से जुड़ी हुई योजना रहेगी तो उसमें जाइका, JICA, जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी करेगी इसमें सहयोग। और अगर हम बात करें विकास से तो विश्व बैंक के द्वारा इसके अंदर सहयोग किया जाएगा। बस इसी सीक्वेंस में थोड़ा सा याद रखना है। अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले 1 नंबर से। सबसे पहले आती है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो कि तीसरा चरण इसका चल रहा है। अब देखो शहरी क्षेत्र के लिए मैंने अभी बताया था कि शहरी क्षेत्र में कौन सी संस्था सहयोग करेगी, शहरी क्षेत्र में संस्था आएगी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके द्वारा ये सहयोग किया जाएगा। ठीक है, शहरी क्षेत्र के अंदर जो है वो ये कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा, नवंबर 2015 से मार्च 2025। देखो मार्च 2025 जा चुका है, अब चूंकि इसका नया जो है वो हो सकता है कि यहाँ पर चौथा चरण चलाया हो सरकार ने, उसकी जानकारी अपने को यहाँ से नहीं मिलेगी। जब अगला इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ आ जाएगा। विशेष बात क्या है, पाली, झुंझुनू, श्री गंगानगर के अंदर तो कौन सा काम होगा, सीवरेज का और जलापूर्ति का होगा। भीलवाड़ा, बीकानेर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, माउंट आबू, आपके पाटन जो कि आपके कहाँ पर पड़ रहा है, झालावाड़ और कोटा के अंदर किसका काम होगा, केवल सीवरेज का। और बांसवाड़ा के अंदर इसमें क्या होगा, आपके ड्रेनेज का काम होगा। यानी कि इसका उद्देश्य है राजस्थान के 12 ऐसे शहर हैं जिनमें सीवरेज और जलापूर्ति संबंधी कार्य करवाना। देखो ये वाली संभावना कम है पूछी जाए, जो हाईलाइट मैंने करा है वो ज्यादातर पूछा जाता है। इसलिए पहली बाह्य सहायतित परियोजना है आपके राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 3rd फेज ADB के सहयोग से चलेगी और 12 शहरों के अंदर सीवरेज और जलापूर्ति संबंधी कार्य इसमें किए जाएंगे। अगला आता है 2 नंबर पर आपके राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब मध्यम नगर, नगर भी क्या है, एक प्रकार का शहरी ही है। चौथे चरण का ट्रेंच फर्स्ट पार्ट है। तो शहरी क्षेत्र की बात आ गई तो सहयोग कौन करेगा, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जाएगा। अवधि क्या है, इसकी अवधि है जनवरी 21 से नवंबर 29 तक। विशेष चीज क्या है, इस परियोजना में क्या होने वाला है, इस परियोजना के अंतर्गत जलापूर्ति और सीवरेज संबंधी कार्य जो है वो इसके अंदर किए जा रहे हैं। ये आपके परियोजना आ जाती है। अगली परियोजना इसी का ही अगला फेज है जिसका नाम है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम या विकास परियोजना। चौथे चरण का यहाँ पर ट्रेंच 1 है, यहाँ पर ट्रेंच 2 है। अगेन संस्था कौन सी आएगी, वही ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से आ जाएगा। अवधि कब से कब तक है, अप्रैल 23 से मई 28 तक है। इसमें विशेष बात क्या है, तो राजस्थान के 16 ऐसे शहर हैं जिनमें बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के अनुसार जो है वो ये सारे के सारे काम किए जाएंगे, जिसमें चाहे आपके सीवरेज का काम हो, चाहे जलापूर्ति का हो, चाहे शहरी सौंदर्यीकरण का हो, चाहे जल निकासी का हो, इसमें सारे के सारे काम हो रहा है। इसमें केवल जलापूर्ति और सीवरेज का हो रहा है और इसमें जो है वो आपके सीवरेज और जलापूर्ति का हो रहा है। ये शहरी क्षेत्र विकास तीसरा चरण, नगरीय क्षेत्र चौथे चरण का ट्रेंच 1 और मध्यम नगरीय चौथे चरण का ट्रेंच 2 आ जाता है। ठीक है साहब, अगला आता है आपके 4 नंबर की योजना जिसका नाम है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। अब देखो राज्य राजमार्ग अगर बनेगा, अगर रोडें बन रही है, इसका मतलब वो किसकी विशेषता है, नगरीकरण की, शहरी क्षेत्र की। इस कार्यक्रम फर्स्ट का ट्रेंच 2 जो है ये चलाया जा रहा है, शहरी क्षेत्र की ही एक प्रकार की योजना है। तो अगेन ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से आएगा। अवधि जो है वो इसकी मार्च 2025 में खत्म हो गई। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जरूर याद रखना, इसका उद्देश्य है राजस्थान के जो राज्य राजमार्ग है उन राज्य राजमार्गों के ऊपर परिवहन की दक्षता बढ़ाना और उसके सुरक्षा के अंदर सुधार करना, ये मुख्य उद्देश्य इसका आता है। राजस्थान में लगभग 754 किलोमीटर राजमार्गों का इसमें चयन किया गया है और यह PPP मॉडल जो है आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उस भाग को भी इसमें शामिल किया गया है। राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट ट्रेंच 2, कार्यक्रम फर्स्ट ट्रेंच 3 यहाँ पर आता है। अगेन वही आपके कार्यक्रम है जो कि आपके पहले से ही चल रहा है, राज्य राजमार्ग निवेश के नाम से है और ये भी किसके सहयोग से है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये सितंबर 26 में जाके पूरा होगा। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य राजमार्गों के ऊपर यातायात की दक्षता में सुधार और राजमार्गों की सुरक्षा जो है वो हमें करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य आता है। ठीक है साहब, इसके तहत 4 पैकेज में 293 किलोमीटर लंबाई के 4 राज्य राजमार्ग को जो है वो EPC मोड के ऊपर विकसित किया जाएगा। ये भी एक प्रकार का डेवलपमेंट का मोड होता है।
अब देखो अगली योजना है 6 नंबर पर, जिसके अंदर लिखा हुआ राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। विकास शब्द अगर जुड़ गया है तो मैंने कहा था कि विश्व बैंक आएगा, तो किसके सहयोग से चल रही है ये? वर्ल्ड बैंक या फिर आपके विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। दिसंबर 2024 में ये खत्म हो चुकी है। उद्देश्य इसका क्या है? राज्य राजमार्ग के जो है वो आपके प्रबंधन करना, यानी कि मैनेजमेंट, स्टेट हाईवे के मैनेजमेंट के लिए, और राजस्थान के अंदर कुछ चयनित जो है वो स्टेट हाईवे हैं या फिर राजमार्ग है, उनके ऊपर यातायात प्रवाह को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए। 7वें नंबर पर आता है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। ये मैंने अभी कहा था कि भाई जल से जुड़ी हुई अगर कोई परियोजना आएगी तो उसमें सहयोग कौन करेगा? जायका, जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जायका के नाम से ये जानी जाती है। मार्च 28 तक ये परियोजना चलेगी। ये जल क्षेत्र आजीविका सुधार है, यानी कि जल क्षेत्र के अंदर सुधार करेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है वो आपके 137 सिंचाई परियोजनाएं चल रही है, जिनको पुनर्वास यानी कि उनको वापस ठीक करने के लिए ये काम कर रही है। पहले 27 जिलों में चल रही थी, लेकिन अब वर्तमान में ये राजस्थान के सभी जिलों के अंदर 137 सिंचाई परियोजनाएं हैं, वहां पर ये काम करेगी। 2023 के RS मेंस में ये प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। लगभग 4.70 लाख हेक्टेयर जो है उसके अंदर कमांड क्षेत्र को वापस अच्छा किया गया है, सही किया गया है। एक आती है योजना मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। अब याद रखना है, यहाँ पर एक चीज की दिक्कत है कि यह भी जल से संबंधित है, लेकिन ये मरु क्षेत्र से है, और मरु क्षेत्र के लिए ट्रेंच 1 और 2 पहली बार कोई परियोजना चलाई गई है मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से है। इस परियोजना को फरवरी 25 तक ये चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी नहर जा रही है उसके पुनर्गठन का काम किया जाएगा। इसमें जो है वो NDB यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक और आपके राजस्थान सरकार का रेशियो है 70 और 30 का। इसमें कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो जहां जहां से IGNP जाती है वो सारे के सारे लाभान्वित है। हनुमानगढ़ हो, चाहे आपका गंगानगर हो, चूरू हो, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सारे के सारे जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए जब जल संरचना की आ जाती है बात, तब NDB आएगा, और वैसे जल क्षेत्र आजीविका सुधार की बात आएगी तब जायका आ जाता है। इसके अंदर अन्य जो है वो आपके लाभ भी है, जैसे कि बेहतर जल, IGNP से बेहतर जल की पहुंच हो, सूक्ष्म सिंचाई हो, भूमि का सुधार, सेम की समस्या वगैरह, इनसे समाप्ति मिले। राजस्थान के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो हरित ऊर्जा गलियारा सेकंड। राजस्थान के अंदर 2 हरित ऊर्जा के जो है वो गलियारे बनाए गए थे। फर्स्ट जो था वो आपके फर्स्ट वाला जो था वो आपके नीचे चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट हो रहा था, चित्तौड़गढ़ उसमें था, फिर आपके अजमेर आता था, फिर आपके नागौर है, फिर जोधपुर है, और फिर आपका बीकानेर इसमें आता है। लेकिन जो आपके सेकंड वाला जो आपके हरित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया गया है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के लिए राजस्थान में सहयोग करने वाली संस्था है KfW, ठीक है ना, जर्मनी की एक संस्था है। अक्टूबर 26 तक ये चलेगा। इस एजेंसी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इसकी एजेंसी रहेगी। इस बार वाले जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? अभी आपके एग्जाम हुआ था, फर्स्ट ग्रेड के रेगुलर एग्जाम चल रहे थे, उसमें ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के डिस्ट्रिक्ट पूछे हुए हैं। राजस्थान के कितने जिले शामिल है? 1 2 3 4, ठीक है ना। कितने जिले शामिल है? 4। वहां पर ऑप्शन में जो है वो 4 था, और आपको 4 जो है वो बताने थे, डिस्ट्रिक्ट पूछा था। वर्तमान वाले में कौन कौन सा है? चित्तौड़गढ़ पुनः शामिल किया गया है एक तो, ठीक है साहब। एक इधर से आपका डूंगरपुर शामिल हुआ है, एक आपका उदयपुर जो है वो इसमें शामिल हुआ है, ठीक है, डूंगरपुर, उदयपुर, और एक आपके जो है वो इसके अंदर हनुमानगढ़ शामिल हुआ है। तो अब अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे दोनों मिलाकर 8 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। सेकंड पार्ट के अंदर कितने हैं आपके? 4 डिस्ट्रिक्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर कितने थे? 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो सेकंड वाले के अंदर है डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़। ये आप याद रख लीजिए, ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट को शामिल करेंगे, और फिर वहां पर जो है वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे। इन क्षेत्रों में बिजली की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण सेकंड जो है उसके तहत ट्रांसमिशन योजना प्रस्तावित है। इसमें जो आपके सहयोग है वो जरूर याद रख सकते हो आप कि इसमें 3 अलग अलग सहयोग है। 47% सहयोग देगा KfW जिसके सहयोग से चल रही है, 33% होगा केंद्र सरकार का, और 20% होगा राज्य सरकार का। इस प्रकार से इसमें वित्त पोषण रहने वाला है। 10 नंबर पर आती है राजस्थान के अंदर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना। भाई सार्वजनिक जो वित्त है उसका प्रबंधन हो रहा है। जब जनता की बात आएगी तो विश्व बैंक आएगा, तो विश्व बैंक के सहयोग से ये परियोजना चल रही है। इसके अंदर जो टोटल लागत आएगी, कुल लागत, वो आपके 31 मिलियन $US रहने वाली है, जिसमें विश्व बैंक के सहयोग से तो विश्व बैंक देगा 21.7 मिलियन डॉलर देगा, और राज्य सरकार जो है वो राज्य की बैंक देगी 9.3। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन होना चाहिए।
तो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन जो ढांचा है उसको मजबूत किया जाएगा, व्यय और राजस्व प्रणाली के ऊपर काम होगा, परियोजना प्रबंधन क्षमता निर्माण का काम किया जाएगा। 11वें नंबर पर आती है आपके राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना सेकंड। राजस्थान के अंदर ये फर्स्ट जो चल रही थी ना, फर्स्ट वाली चल रही थी आपके नागौर के अंदर, फर्स्ट वाली पूरी हो चुकी है और अब क्या चलाई जा रही है, सेकंड परियोजना चलाई जा रही है। इसका मुख्य क्या उद्देश्य है, फ्लोरोसिस निराकरण, यानी कि राजस्थान के ऐसे क्षेत्र या फिर किसी भी दुनिया में कहीं पे भी क्षेत्र हो, ऐसा पानी जिसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा 1.5 ppm से अधिक हो जाती है, उस पानी के सेवन की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है फ्लोरोसिस, जिसकी वजह से जैसे कि आपके कुबड़ निकल जाना जो है वो हो जाता है, अस्थि विकृति हो जाती है। और ये पानी वाला जो क्षेत्र है ये नागौर और अजमेर में ज़्यादा था, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसका सेकंड चरण चलाया गया है, जल से संबंधित ये परियोजना है, इसलिए सहयोग तो कौन करेगी, जायका ही करेगी, जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, और दिसंबर 27 तक ये चलने वाली है। सेकंड चरण के अंदर इसमें झुंझुनू और बाड़मेर इन 2 जिलों को जो है वो सुधार इसमें जो है वो शामिल किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से उपचार प्लांट और जलापूर्ति संबंधी सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जल उपचार संयंत्र और संबंधित सुविधाओं का निर्माण होगा, ग्राम जल स्वच्छता समितियों का जो है वो क्षमता को मजबूत किया जाएगा, जीवन स्तर और स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों के अंदर सुधार किया जाएगा। ये इसके अंदर होने वाले मुख्य उद्देश्य के रूप में रखा जाता है। अगला आता है 12वें नंबर पर बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना सेकंड। इसका मुख्य उद्देश्य है जिसके तहत आपके जो बांध बने हुए हैं राजस्थान के अंदर उनका पुनर्वास यानी उनको वापस ठीक किया जाएगा। विश्व बैंक और एक आती है संस्था जिसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि 2 संस्थाएं इसमें आती है, एक आती है वर्ल्ड बैंक और एक आती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि AIIB और वर्ल्ड बैंक। इसमें इन दोनों की जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी आपके 70-30 की रहने वाली है, 70-30 के रेशो से ये काम होने वाला है। अप्रैल 21 से मार्च 27 तक ये चलेगी। इसमें केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जो जल शक्ति मंत्रालय की सहायता के लिए इसमें बनाया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है, राजस्थान में जो चयनित बांध है उन बांधों को ठीक करना और उनके परिचालन की जो प्रदर्शन है उसको भी बढ़ाना। 13 नंबर पर आती है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। ये परियोजना पहले जायका के सहयोग से चल रही थी, इसका नया जो है वो फेज स्टार्ट किया गया और एक आपके फ्रांस की संस्था आती है आपके AFD, उसके सहयोग से ये चलाई जा रही है। वर्तमान में राजस्थान के 13 जिलों के 800 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता जो परियोजना है इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान, वहां पर जैव विविधता का संरक्षण और पर्णपाती जो वन, अपन अर्धशुष्क पर्णपाती वन वनस्पति प्रदेश पढ़ते हैं आपके बनास नदी जो है उसके उत्तर के अंदर, तो वहां पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र आ जाता है। एक 14वां नंबर की जो नवीनतम परियोजना है बाह्य आयातित में, वो आती है राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन। इस नाम से एक परियोजना आती है जिस परियोजना को जायका के सहयोग से चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है ये वाली, आने वाले एग्जाम के दृष्टि कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 24 से मार्च 25 तक इसको रखा गया है और राजस्थान के कितने जिले इसमें शामिल है, 19 जिले जो है वो आपके इस परियोजना के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान में स्थायी पारिस्थितिकी प्रबंधन, जैव विविधता का संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। इसके तहत मुख्य काम के अंदर जैसे कि कृषि वानिकी के ऊपर काम होगा, राज्य पक्षी जो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर आपके गोडावण है उसके संरक्षण के ऊपर काम होगा। ठीक है, इसके लिए जैसलमेर डेजर्ट पार्क के अंदर योजना लागू की जाएगी। जैव विविधता का प्रबंधन समितियों को सशक्त किया जाएगा। ओरण जो हमारे पवित्र वन होते हैं, ओरण क्या है, ओरण पवित्र वन है, उनके संरक्षण के लिए 10,000 हेक्टेयर जो है वो संरक्षण किया जाएगा क्षेत्रों का। पौधों के सूक्ष्म रिजर्व जो है इसका निर्माण किया जाएगा। ये इसके तहत जो है वो किए जाने वाले मुख्य कार्यों के अंतर्गत आपके आते हैं। एक आपके इंपॉर्टेंट चीज है, अगर राजस्थान के अंदर यदि किसी मान लीजिए कि किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा राजस्थान के अंदर क्या करना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिर दूसरी चीज जैसे मान लीजिए कि भाई सरकार के द्वारा जो टेंडर छोड़े जाते हैं किस चीज के लिए, कोई भी काम के लिए, जैसे कोई सड़क बनानी है, अगर कोई पुलिया बनाना है, तो सरकार ये चाहती है कि सरकार खुद तो नहीं बनाएगी, सरकार उसके लिए टेंडर छुड़ाएगी। तो जो व्यक्ति सबसे कम पैसों के अंदर कह देता है कि भाई मैं ये सड़क बना दूंगा, तो मान लो कि बाकी लोग अगर फॉर एग्जांपल बाकी लोग अगर 20 करोड़ मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं 15 करोड़ में बना दूंगा, तो जो सबसे कम जो है वो पैसों के अंदर बना देता है, सरकार उसको जो है वो टेंडर दे देती है, सड़क बनाना हो चाहे पुलिया बनाना हो।
अब ये जब सरकार देती है तो उसको कहते हैं स्वीकृति या फिर अनुमोदन। तो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जो है वो अनुमोदन मिलना जरूरी होता है सरकार का। तो अनुमोदन के लिए जो है वो राजस्थान में कुछ समितियां बनाई गई है जो काम करती है। जैसे कि सबसे पहले आती है आपके, जिसको बोलते हैं CID। CID का मतलब है आपके काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसी परिषद है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसमें PPP मॉडल की जो योजनाएं हैं उन सबको अनुमति दी जाती है। PPP मॉडल वाली को अनुमति प्रदान करने के लिए CID के पास जाना पड़ता है। और इसमें 500 करोड़ रुपए से अधिक के अगर प्रोजेक्ट है तब ही आपको इस आपके समिति से क्या मिलता है? आपके अनुमोदन मिलता है। 500 करोड़ से कम है तो फिर बहुत सारी है। जैसे कि दूसरे नंबर पर आती है आपके एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। और मुख्य सचिव जो है ये आपके बेसिकली CID के कार्य जो होते हैं उनको ही देखने का काम करती है एम्पावर्ड कमेटी। फिर एक और कमेटी आती है जिसका नाम है एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट, यानी कि सड़कों से संबंधित अगर कोई भी काम है तो उसके लिए रोड सेक्टर के लिए जो है वो एम्पावर्ड कमेटी होती है, जिसका अध्यक्ष भी मुख्य सचिव ही होता है। और सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका क्या होता है? प्रशासनिक विभाग होता है। इसका मुख्य काम है विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अंदर स्वीकृति प्रदान करने का काम जो है वो आपके एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर जो है वो प्रोजेक्ट आता है। एक आती है आपके जिसका नाम है स्विस चैलेंज प्रस्तावों के लिए स्टेट लेवल की एम्पावर्ड कमेटी, और इसका प्रशासनिक विभाग जो है वो आपके आयोजना विभाग होता है। और यह PPP और गैर PPP दोनों के ऊपर जो है विचार के लिए काम करने वाली संस्था है। इसमें PPP के लिए एक सेल बनाई जाती है 2007-8 में, जो कि आयोजना विभाग के अधीन ही काम करती है, जो कि आपके एक प्रकार से ये आपके जितनी संस्थाएं अभी अपन ने देखी थी ये तीनों के तीनों, इन तीनों के सचिवालय के रूप में काम करती है। कौन? ये PPP जो सेल है ये वाली, ठीक है, यानी कि वहां पर डिसीजन लिए जाते हैं फाइनली। अगला आता है आपका निजी और राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से उपक्रम है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का और सरकार का दोनों का क्या लगा हुआ है? पैसा लगा हुआ है। ऐसे कौन से उपक्रम है? जैसे कि सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, इसको हम बोलते हैं पीडकोर के नाम से। पीडकोर के नाम से ये जानी जाती है। पीडकोर का जो गठन है ये कब किया जाता है? 1997 में किया जाता है। और यह इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई जो है वो कंपनी है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। इसको बोला जाता है पीडकोर। पीडकोर ऐसे आप याद रख सकते हो, पीडकोर। तो PDCOR, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान के नाम से आती है। फिर दूसरी संस्था आती है जिसका नाम है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, जिसको बोला जाता है रिडकोर। क्या बोलते हैं? रिडकोर के नाम से ये जानी जाती है। रिडकोर, RIDCOR, कंपनी ऑफ राजस्थान। COR का मतलब है कंपनी ऑफ राजस्थान, कंपनी ऑफ राजस्थान। ये है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, और ये है आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान के नाम से जानी जाती है, ठीक है साहब। अगली आती है आपके SL सौर्य कंपनी ऑफ राजस्थान, जो अपन ने देखा ही था अभी। अच्छा, इस कंपनी का गठन 2004 में होता है, रिडकोर का, और इसका मुख्य काम है राजस्थान के अंदर मेगा हाईवे के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बनाने का काम होता है। एक होती है नेशनल हाईवे, एक होती है स्टेट हाईवे। ऐसी हाईवे जो कि इस दो नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम करती है उसको राजस्थान में कहा जाता है मेगा हाईवे, और इसी मेगा हाईवे के निर्माण के लिए रिडकोर की स्थापना की गई थी। SL सौर्य जो है वो कंपनी ऑफ राजस्थान जो सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट के लिए काम करती है। 2004 में इसको बनाया गया था, और जैसलमेर और जोधपुर के अंदर 750 मेगावाट के सोलर पार्क को विकास जो है वो इसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अगली आती है सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड के नाम से, जो कि 2014 में बनाई गई थी, जो कि बड़लाग वाला जो पार्क है उसके लिए जो है वो सोलर पार्क के लिए इसका गठन किया गया था। अगली आती है आपके अडानी रीन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, जो राजस्थान के संदर्भ में अडानी ने बनाई थी 2015 के अंदर, और ये स्पेशली जैसलमेर और बड़ला के अंदर पार्क विकसित करने का काम कर रही है। अगली एक और संस्था आती है जिसका नाम है भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि, ठीक है ना, IIPDF के नाम से जानी जाती है। 3 साल के उद्देश्य से इसको बनाया गया था, और इसका हाल ही में पुनर्गठन किया गया था नवंबर 2022 के अंदर। ये मुख्य रूप से किसके लिए है? अवसंरचना के विकास के लिए एक फंड बनाया गया था, जिसका अंदर एकल प्रस्ताव के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण किया जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम जो है वो एक प्रस्ताव के अंदर 5 करोड़ तक का जो है वो फंड जारी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। एक आता है वाइबिलिटी गैप फंडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इस बार RS मेंस 2024 के अंदर जो है वो पूछा हुआ है आपके वाइबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में। 2007 के अंदर जो है वो वाइबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो सामाजिक क्षेत्र के अंदर स्टार्ट किया जाता है। वाइबिलिटी गैप फंडिंग जो है इसका मतलब ये है कि भाई
जो भी आपके समाज के बीच में और आपके जो है अन्य कोई भी अगर क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रकार से अपन ने बात करी थी CSR की, उसी प्रकार से आपके वायबिलिटी गैप फंडिंग है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिसके अंदर जनता से जो है वो पैसे क्या किए जाएंगे, सरकार लेकर और जनता के अंदर लगाएगी। जैसे इसमें दो उपयोजना चलाई गई, उपयोजना फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का मतलब है भारत सरकार या राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो 100% परिचालन वाली जो है वो लागत वो इसमें आएगी, और उपयोजना सेकंड के अंदर केवल स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो आपके हैं क्षेत्र, उनके अंदर 50% परिचालन की लागत जो है वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। एक आता है राजस्थान में हरित बुनियादी ढांचे की पहल, और उसके तहत जो है वो कुछ मिशन चलाए गए थे हरित जो है वो आपके राजस्थान के लिए, जिसमें सबसे पहला आता है आपका मिशन हरियालो राजस्थान। हरियालो राजस्थान वैसे अपन ने योजनाओं में इनको कवर किया है। जुलाई 2024 के अंदर जो है ये आपके शुरुआत होती है। इसका मुख्य उद्देश्य रखा जाता है आर्थिक समीक्षा में कि हम अगले 5 वर्षों के अंदर 4000 करोड़ जो है वो वृक्ष लगाएंगे, निवेश करेंगे। 4000 करोड़ जो है वो निवेश की बात होती है, जिसका उद्देश्य था राजस्थान के अंदर हरित क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण वृद्धि करना। एक आता है जो हमारे ईवी है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, उनकी परिवहन की प्रणाली के लिए जो है वो हमारे एक तो त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है रणथंभौर में, और एक पांडुपोल मंदिर है अलवर में, और एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है। इन 3 जगह के ऊपर जो है वो ईवी व्हीकल का ही यूज होगा, इसकी हमने क्या कर दी है, इसमें घोषणा कर दी है। अक्टूबर 2023 के अंदर राज्य सरकार ने नवीनीकरण जो आपके ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, उसके विकास के शुल्क के अंदर जो है वो 50% की कमी की जो है वो घोषणा कर दी गई है। बजट 2025-26 के प्रावधान जैसा कि आपको चैप्टर के लास्ट में मिलता है, पेज नंबर 41 के ऊपर जो है वो आपको ये चीज़ मिलेगी। इसके अंदर जैसे कि हमारे इस बार बजट के अंदर जो है वो आपके अवसंरचनात्मक विकास के लिए क्या कहा गया है, जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें आधारभूत संरचना, बजट 2025-26 में ऊर्जा के लिए क्या कहा गया है, आगामी वर्ष के अंदर 6400 से अधिक जो है वो अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा, पहली बात। दूसरी, आगामी वर्ष के अंदर 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित है। रबी 2025 के लिए विद्युत जो वितरण है वो 20,700 मेगावाट प्रस्तावित है। आगामी वर्ष के अंदर 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख जो है वो घरेलू कनेक्शन जो है वो दिए जाएंगे। ये इस प्रकार से सरकार ने इसमें क्या की है, घोषणा की है। आगामी वर्ष में निजी क्षेत्र के सहयोग से जो है वो 10 गीगावाट उत्पादन जो है वो किया जाएगा, ये भी इसके अंदर लक्ष्य है। ऊर्जा में ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की हमने बात करी, जिसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के जो लाभान्वित परिवार है उनको भी उसमें शामिल कर लिया है। सोलर प्लांट इसमें स्थापित करेंगे, और इसके अंतर्गत जो है वो प्रति महीने निःशुल्क जो बिजली है वो पहले 100 यूनिट दी जा रही थी, उसको अब 150 यूनिट जो है वो हम कर रहे हैं। ये भी इसमें क्या की गई है, घोषणा की गई है। अल्प आय वर्ग के जो परिवार है उनके घरों के ऊपर सोलर प्लांट के लिए पर्याप्त स्थान अगर उपलब्ध नहीं है तो हम अब जो है वो सोलर प्लांट सामुदायिक, अगर कोई भवन वगैरह है वहां पर भी हम सामुदायिक जो है वो सोलर प्लांट लगा देंगे। ऊर्जा के बाद में अगला आता है आपके सड़कें। सड़कों के लिए एक तो 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात हुई है, जिसके लिए 2750 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी, 60,000 करोड़ इसमें लागत रहेगी, और हाइब्रिड जो है वो आपके एन्युटी मॉडल के ऊपर इसको बनाया जाएगा। नॉन पेचेबल जो आपके सड़कें हैं, यानी कि ऐसी सड़कें जो बारिश के अंदर खराब नहीं हो, उनके लिए भी सरकार ने 10 करोड़ रुपए का जो है वो प्रत्येक विधानसभा के लिए क्या रखा है, बजट रखा है, और 15 करोड़ प्रत्येक विधानसभा मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए जो है वो बजट रखा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो चौथा चरण है, उसके अंदर 1600 से अधिक आबादी वाले जो 2 वर्षों के अंदर डामर से जोड़ा जाएगा ऐसे गांवों को, 5000 से अधिक आबादी वाले 250 आपके ग्रामीण कस्बों के अंदर, और 500 करोड़ के रुपए की जो है वो इसमें क्या की जाएगी, आपके लागत से जो है वो सीमेंट के जो है वो कंक्रीट के अटल प्रगति पथ बनाए जाने प्रस्तावित है। यहाँ से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 शहरों के अंदर रिंग रोड की जो है वो घोषणा करी है। जयपुर के अंदर ट्रैफिक की स्थिति सुधारने के लिए 250 करोड़ रुपए हैं। रोडवेज को जो है वो 500 नई बसें की बात की गई है। जयपुर मेट्रो फेज सेकंड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो है वो केंद्र सरकार के साथ में ज्वाइंट वेंचर है, 12,000 की लागत रखी जाएगी, और इसके तहत क्या होगा, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से लेकर अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर तक इसका विकास किया जाएगा। जगतपुरा और वैशाली नगर के लिए मेट्रो के लिए जो है वो DPR बना दी गई है। संभागीय मुख्यालय के ऊपर व्यापक गतिशील जो है वो योजना लागू की जाएगी। दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा, जयपुर कोटा हाईवे के ऊपर 0 एक्सीडेंट जोन बनाने का जो है वो सरकार ने इसमें क्या लिया है, आपके टारगेट लिया है। अगला आता है पेयजल के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पेयजल की सुविधा के लिए लगभग 425 करोड़ रुपए का बजट रखा है। जल जीवन मिशन JJM जो है, इसके समय को 2028 तक कर दिया है, और आगामी वर्ष के अंदर 20 लाख घरों के अंदर कनेक्शन दिए जाएंगे जल के। अमृत 2.0 के तहत जो है वो 183 शहरी निकायों के अंदर पेयजल आपूर्ति होगी, बजट 5123 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन जो है शहरी, उसको प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, और इसके तहत जो है वो आपके 5830 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सरकार ने कहा है कि 1000 हम ट्यूबवेल बनाएंगे, 1500 हैंडपंप बनाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत 1050 संविदा कर्मियों के पद जो है वो सृजित किए जाएंगे। एक आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स चल रहा है जिसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर कांस्टेबल की जो भर्ती है, उस पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर कोई बच्चा टेलीकॉम की अगर तैयारी कर रहा है और उनके पार्ट ए जो है, उस पार्ट ए के अंदर 80 नंबर का मैटर है, जिसमें से 30 नंबर में आपके ये वाला पोर्शन टेलीकॉम वाला पूछा जाएगा। और इसके लिए एक ऑनलाइन वीडियो कोर्स है जो क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें आपको 299 के ऊपर 29% की अभी छूट मिल रही है VSR 01 का यूज करने पर। इसमें खास बात यह है कि आपको प्रिंटेबल जो है वो नोट्स दिए जा रहे हैं इस कोर्स में। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, आपको एक तो नोट्स जो है वो इसके अंदर मिलने वाले हैं, और जो है वो डिस्काउंट अभी 29% का इसमें दिया जा रहा है। तो चूंकि अभी डेट जो है वो भी आगे जा चुकी है, 13 और 14 सितंबर 2025 को अब एग्जाम होगा जुलाई की जगह पर। तो इस वजह से आप इस वजह से आराम से जाकर जो है वो देख सकते हैं। बाकी वीडियो वगैरह का मैंने आपको बता ही दिया है। यह आपके अध्याय 2 है जो बुनियादी संरचना से संबंधित है। #5 के अंदर अपन इसकी चर्चा करी है। कोशिश करूंगा कि अगले 5-7 दिन के अंदर अंदर आपका जो सारा का सारा पोर्शन, क्योंकि 2 चैप्टर आज हो चुके हैं, अब 8 चैप्टर और बच रहे हैं, यानी कि 8 क्लासें और आएगी आपकी राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की। उसके बाद में आपके ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो मेरा वादा था वो कंप्लीट हो जाए। तो 8 क्लासें बच रही है और 8 दिन मैक्सिमम आप मानकर चलिए जिसके अंदर आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल इस क्लास को अपन इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना है। आने वाली क्लासों में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।